नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज कई अहम खबरें हैं सर, और एक बड़ी खबर निकली है, बल्कि कई बड़ी खबरें निकली हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कई फैसले लिए गए हैं और कई बातें अंदर की गई हैं। राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कई बातें कही हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से जो घमासान शुरू हुआ था, अब ऐसा लगता है आर पार की जंग में बदल गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने जो सबसे बड़ा निर्णय लिया था वो यही था कि पार्टी हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत का सिर्फ 2 छंद ही गाएगी, 2 पैराग्राफ ही गाएगी। मतलब कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें वंदे मातरम की शुरुआत के 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे, पूरे 6 स्टैंजा पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। ये कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला ले लिया गया। ये भी कहा है कि इस पर बीजेपी को और सरकार को जो सोचना है वो सोचे, लेकिन हम उतना ही गाएंगे जितना जवाहरलाल नेहरू ने, जितना सरदार पटेल ने, जितना बाकी और आज़ादी के बड़े नायकों ने कहा था। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं। उन सब की सहमति से जो 2 पैराग्राफ गाने पर बात सहमति हुई थी वही गाए जाएंगे। अब ये उनका कहना है कि 1937 में ये फैसला हो चुका है, अब इस पर आगे और कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून लेकर के आई है सरकार, तो ये अलग मामला है। वैसे भी वो आधिकारिक कार्यक्रमों पर, सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होता है। कांग्रेस पार्टी अपने फंक्शंस में 2 पैराग्राफ ही गाएगी। अब कांग्रेस के इस फैसले पर सरकार की तरफ से बड़ा पलटवार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने आज बयान दिया। सीधा हमला उन्होंने बोला और कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए और देश के विभाजन की नींव डाली थी, जिसके बाद 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोदी सरकार ने उस ऐतिहासिक गलती को सुधार कर पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकता का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी अवहेलना करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय घोर तुष्टीकरण की नीति दर्शाता है, अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय बंकिम बाबू के अमर कृति का न केवल अपमान किया है, बल्कि लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो देश की आजादी का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। देश पहले भी वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बंटने की गलती कर चुका है और अब इसके नतीजे भुगत रहे हैं। अब देश को कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। यह अमित शाह ने कहा। तो पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी के तर्क पर हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो दलील दे रही है, सरकार जो कह रही है, उसमें कहां अंतर है, सुनते हैं। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे।
बात करें, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं और सीडब्ल्यूसी में क्या फैसले हुए हैं। करीब 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा। राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपने चारों मुख्यमंत्रियों से कहा है कि उनके राज्य में शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होने चाहिए, इसके बारे में 1 महीने में रिपोर्ट दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला राज्य में बताया जाएगा। चीन के और अमेरिका के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई है। ये सारी बातें हुई हैं। परिसीमन को लेकर के कांग्रेस ने राय दी है कि मौजूदा संख्या 543 के ऊपर ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। हम इसी मांग पर हैं और अगले 25 साल तक संख्या इतनी ही रखनी चाहिए हाउस की। और संगठन सृजन अभियान की एक डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। ये बाकी बातें हुई है। पहले आइए, लेकिन बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये थी, राहुल गांधी ने कुछ और बड़ी बातें प्रधानमंत्री के लिए और गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी कही, उसकी बात हम करेंगे। उन्होंने कहा फिनिश्ड, ये अब खत्म हो गया है उनका काल, और वो अब हार चुके हैं। और जनता अब उनको ये लगता है, राहुल गांधी ने कहा कि अब तो बीजेपी आरएसएस को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट भी नहीं मिलेंगे। ये बात आगे करेंगे, पहले ये वंदे मातरम वाली बात कर लें। बात यह है कि सरकार क्या सोचकर बिल लाई और कांग्रेस पार्टी क्या सोचकर कह रही है कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बात केवल सोच की है ना, इसमें आप ये पॉलिटिकल सोच है या विचारधारा है, इस पर हम बात कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि जो सरकार सोच कर लाई और जो कांग्रेस सोच रही है वो एकदम, जिसको कहें कि इन लाइन है। दोनों एकदम जो चाहते थे वही हो रहा है। और उसको और थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर कहें तो स्पष्ट हिंदू राजनीति और उनकी सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति, उसकी ये सीधी सीधी अब लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान करके एक तरह से कहें कि अब लाइन ड्रॉ कर दी है और उनको ये लगता है कि 12 साल की सरकार के बाद, या कहें कि जब 15 साल की सरकार हो जाएगी, क्योंकि बीच में तो वापस बुलाने का कोई प्रोविजन है नहीं अगर कोई सरकार है तो, अब राहुल जी जो भी कहें, लेकिन देश का लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। शायद कांग्रेस पार्टी को अब लगता है कि ठीक है, इस देश में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जिस पर हमने इतने वर्षों तक राज किया, अब उसी को फिर से और मजबूती से स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर लगता है कि हम जिस वजह से सत्ता में आए, यानी हिंदू राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, अपीजमेंट, एंटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उस पर हम काम करें। और इसीलिए जो इस वंदे मातरम का जो कानून बनाने का, 6 के 6 पैराग्राफ गाने का जो लक्ष्य था, वो एक तरह से पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि देश के हिंदुओं को बताए कि भाई देखो, ये तो वही है, अंत में इनको तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी नहीं गाना है, इनको किसी भी तरह से भारत माता मानना नहीं है, इनको अपने हिसाब से सिर्फ उसको रस्मी तौर पर वंदे मातरम का 2 पैरा आपको ये भी लगता है कि सरकार को अंदाजा था कि कांग्रेस का रुख यही होगा? सरकार बिल्कुल जो चाहती थी वही हो रहा है। सरकार को अंदाजा नहीं था। सरकार, जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी को कुछ कहें और वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो एकदम सरकार को जो अंदाजा था, सरकार इसीलिए इतने समय से ये पुश कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी ने भी ये बहुत सोचा समझा, अच्छे से ठहर कर लिया निर्णय है कि हमें इसी वाली, चाहे उसको अपीजमेंट कहा जाए, चाहे उसको जो कहा जाए, हम इसी राजनीति पर रहेंगे। और अगर आप ध्यान से देखिए तो उनके नेता क्या कह रहे हैं कि भला कौन मुसलमान गाएगा, आप इसको समझिए। ये एक्सटेंशन ऑफ गाजा सपोर्टेड आर्टिकल पॉलिटिक्स है, ये एक्सटेंशन ऑफ फिलिस्तीन का झोला पॉलिटिक्स है। इसको आप ऐसे मत देखिए कि ये कोई एक अचानक कुछ हो गया, ये उसी का विस्तार है। तो उनको पता है कि देश का मुसलमान पूरी तरह से माने कि कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, ये उसका एक्सटेंशन है जो रेवंत रेड्डी कहते हैं, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। देश की माइनॉरिटी में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के इस रुख को लेकर के अप्रिसिएशन हो, लेकिन मेजॉरिटी का जो माइंडसेट है, कांग्रेस को उसकी परवाह क्यों नहीं है? परवाह से मेरा मतलब यह कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि इससे हमको उसमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, वरना ये एक हार्ड स्टैंड लिया गया है। पहले कांग्रेस के नेताओं, पहले 15 अगस्त को जो हुआ इंदिरा भवन में, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा खुल के कहा, खासतौर पर उनके जो मुस्लिम एमपीज वगैरह, कि हम नहीं गाएंगे, धर्म का मामला है, हम नहीं गाएंगे। और अब सीडब्ल्यूसी में कहना तो वो ऑफिशियल एक तरीके से हो गया कि भाई आप कुछ भी कर लें, हमारे जो आजादी के नायकों ने जो तय किया हुआ उससे बड़ा तो नहीं है ना कुछ भी, आज कोई कहेगा तो। आपको याद हो सौरभ जी, जिस दिन ये 15 अगस्त पर जो सारा हुआ था, उस दिन कांग्रेस मुख्यालय में, इंदिरा भवन में, तब भी हमने कहा था उस दिन भी कांग्रेस को इतनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल से। जो स्टैंड आपको लेना है 3 दिन बाद लेना, उस दिन भी आप कह सकते थे कि हम ये नहीं करना चाहते, करना चाहते, जो भी बात हो सकती है, लेकिन 3 दिन बाद उनको लगा कि इसका जो भी राजनीतिक फायदा नुकसान होगा वो हम करेंगे। लेकिन कल रात को मेरे किसी बहुत बड़े एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषक से चर्चा हो रही थी इसी मुद्दे पर, वंदे मातरम। तो उनका कि क्या कांग्रेस के लिए
माइनॉरिटी अपीजमेंट और वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बड़ा फैसला कैसे करती है कि 18% के लिए वो 80% लोगों को यही छोड़ सवाल दे? था मेरा, तो डर नहीं है कि वहां रिएक्शन मतलब 80% लोगों को छोड़ दे, ये मतलब एक राजनीतिक फैसले के तौर हम कोई उस पर डिसीजन पे नहीं, वो चर्चा इस बात पे कर रहे थे कि इसको सोचने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाई जो राजनीति अभी तक वो कर रहे हैं उसमें 20% 30% जो हिंदू है, जो नॉन मुस्लिम समाज है, वो उनके साथ है, ऑलरेडी है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 18% काट कर जो 80% है उसमें से मैक्सिमम जो 40% पर तो अभी पहुंची हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको इस इशू से या किसी और ऐसे इशू से जो कोई भी दे दे उनको, उसको लपक कर उस पर काम कर लें, तो वो उस पर अपना काम कर रही है। लेकिन मैं दो बातें कहता हूँ, वंदे मातरम और आनंद मठ, मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आनंद मठ को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे फिर नई तरीके की राजनीति होती है। जो 4 छंद की बात हो रही है उसमें धार्मिक प्रतीक हैं, लेकिन ये बहस क्यों हो रही है कि धार्मिक प्रतीक हमेशा सांप्रदायिक प्रतीक होते हैं? मेरा मुद्दा ये है, हमारे जितने कलाकार, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े सिंगर हैं, ध्रुपद गायक हैं, ध्रुपद जो है वेद वाणी है, समझे, वेद वाणी है, उसमें वेदों के गायन किया जाता है संस्कृत में, और वो जो फैमिली है 500 साल से वेदवाणी और ये ध्रुपद की गायन कर रहे हैं, वो है मुस्लिम फैमिली डागर बंधु, समझे। तानसेन की फैमिली से वो आगे बढ़ते हुए बैराम खां डागर साहब हैं, उनकी चौखट से शुरू होकर वो करते हैं जी। तो वो तो सरस्वती वंदना कर रहे हैं, वो राधा को गाते हैं, वो कृष्ण को भजन गाते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई उससे राधा के गीत गा के कमा रहे हो, ऐसा नहीं है, वो उनकी आस्था में। तो मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक प्रतीकों को सांप्रदायिक प्रतीक समझना एक बड़ा प्रश्न है, जिसे मतलब एक साइड गंभीर चर्चा के तौर पर पहले भी इस पर बात पॉलिटिकल चर्चा तो अलग है। किसी को किसी भी कारण से, धार्मिक कारण से, मान लीजिए किसी मुसलमान वर्ग में एक सेक्शन को या किसी भी मुसलमान को यह एतराज है कि भाई मेरा धर्म आजादी नहीं देता इसकी, तो मैं इसको नहीं गाऊंगा, उसकी बात समझ में आ सकती है, उसकी वजह समझ में आ सकती है। हमने पहले भी कहा कांग्रेस पार्टी की क्या वजह है, कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड ले रही है वो उसके पीछे की क्या वजह है। तो एक वजह ये हो सकती है कि वो ये समझ रहे हो कि भाई बीजेपी वाले जो हैं जानबूझकर एक ट्रैप तैयार हमारे लिए इन्होंने किया, इसके जरिए पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, विल टेक इट हेड ऑन, ठीक है, हम आपकी मंशा समझ रहे हैं, नियत समझ रहे हैं, तो ठीक है, आप हमको फंसाना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, जो विजय जी ने कहा कि भाई वो 20% तो हमारे रुख से प्रसन्न नहीं होगा, और बाकी एक ऐसा सेक्शन मेजॉरिटी का है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से अलाइंड है, और उसके लिए वंदे मातरम इशू नहीं है, 2 पैरा या 6 पैरा उसके लिए इशू नहीं है, उनको लगता है कि वो हमारे साथ रहेगा। जल्दी से और बता दूं और बातें क्या हुई हैं, फिर इस पर एक साथ कमेंट कर लीजिएगा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वंदे मातरम पर जो फैसला हुआ, इसके अलावा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि दे आर फिनिश्ड, मोदी फिनिश हो चुके हैं, उनका समय खत्म हो चुका है, नरेंद्र मोदी शासन अपने आखिरी दौर में चल रहा है, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस दोनों नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी खबरें सोर्सेस से आती हैं, कांग्रेस को कवर करने वाले जर्नलिस्ट बताते हैं, हमारी भी जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने भी बताया, ये कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, कई बार कुछ नेता जो है बाहर निकल करके जो बोलते हैं उसी से ये खबरें आती हैं, लेकिन इसका कहीं खंडन नहीं हुआ, सब जगह खबरें छपी हैं, तो इसलिए प्रमाणिक ही मानिए। राहुल गांधी ने फिर कांग्रेस पार्टी के जोश भरते हुए कहा कि सरकार बैकफुट पर है, अब आप और आक्रामक होइए इस सरकार के खिलाफ, और उन्होंने ये भी कहा कि एकता सबसे बड़ा हमारा जो है वो सूत्र होना चाहिए, और उन्होंने टीएमसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और एकजुटता ये हमको साथ रखना है, वरना हम टीएमसी का उदाहरण देखना, जहां कोई आइडियोलॉजी नहीं थी वो कैसे बिखर गई है। ये बातें वहां पर हुई हैं। फिर राहुल गांधी ने चढ़ावा चोरी, राम मंदिर वाली बात भी कही, छात्रों के मुद्दे पर खुलकर बोलने की बात भी कही है। वो कन्विंस हो गए कि ये अपने आखिरी अंतिम चरण में मोदी सरकार पहुंच जा रही है, और अब इसके बाद मौका हमारा आ रहा है। इसमें तो कोई आपत्तिजनक उनके सोचने में तो ठीक है, उनकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उनको अपनी रीडिंग करने का अधिकार है, अपनी रणनीति और राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है वंदे मातरम पर अगर बात करें कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी गलती कर रही है और रणनीतिक रूप से। अच्छा, राजनीतिक रूप से इसलिए गलत कर रही है कि आप सीधे सीधे, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, विजय जी ने भी इशारों में कहा कि कांग्रेस एक तरह से बीजेपी के ट्रैप में फंस रही है। इस कानून को लाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मंशा कांग्रेस को घेरने की थी, या कहें कांग्रेस को एक्सपोज करने की थी। तो
आपने लगभग उसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए एक तरह से मान लिया कि जो हिंदुत्व की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, उस पर बीजेपी का कॉपीराइट। अरे भाई, आप तो चैलेंज करते हैं ना कि हमें वंदे मातरम से कोई विरोध ही नहीं है। दूसरी बात, जो 1937 की बात हो रही है, 1937 में देश में अंग्रेजों का शासन था, कांग्रेस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। यह बात सही है कि उस समय भी जो 2 स्टैंजा गाने का फैसला हुआ वो मुस्लिम भावनाओं को ध्यान में रखते हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर की भी उसमें सहमति थी। खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू का फैसला नहीं था या बाकी नेताओं का फैसला नहीं था। लेकिन अब हम 2026 में हैं, अब देश आजाद है, देश की संसद ने कानून बनाया है, तो उस कानून का सम्मान करते हुए कांग्रेस को उस तरह का फैसला, चाहे वो उसको टकराव की राजनीति कह रहे हो, हेड ऑन लेने की बात कर रहे हो, उससे बचना चाहिए था। ये तो राजनीतिक गलती मेरे को लगती है कि आप खामखा उस ट्रैप में फंस रहे हो। पहले आपको एंटी हिंदू बता दिया जाता है, फिर आपको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, आप उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड दे रहे हैं, उनके विकेट पे जाके खेल रहे हैं। दूसरा रणनीतिक गलती है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस, ये सरकार बैकफुट पर नजर आई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12 साल में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब मोदी सरकार बैकफुट पर दिखी है। किसानों के मुद्दे पर देखी थी या अब दिखी है, लेकिन आप उसको बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने का मौका क्यों दे रहे हैं? अब अगर ये नैरेटिव, जैसा अमित शाह भी कह रहे थे वीडियो में, तो वो तो मुद्दा ये लेके चलेंगे। तो आपका जो छात्रों का मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, कहीं ना कहीं या चढ़ावा चोरी का मुद्दा था, उसको डाइवर्ट करके एक नया मुद्दा खड़ा करने क्या का करना मौका- चाहिए था कांग्रेस को? ये अगर मान लें क्रिकेट के टर्म्स में ये एक बाउंसर थी या गुगली थी, तो डक करना चाहिए था आपको इसको? डक करना चाहिए था, वंदे मातरम को बिल्कुल डक कर क्या देना करते चाहिए। फिर? गाते आप पूरा, क्या दिक्कत है? अच्छा, भाई कितने मुसलमानों को आपत्ति बताओ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसको इशू ही नहीं बनाते। वो कहते हैं अरे ये बीजेपी जो है ये वंदे मातरम का इशू कर रही है, मुझे तो जवाब चाहिए एजुकेशन पर, मुझे तो जवाब ओके, चाहिए ओके, हेल्थ ओके, पर। ओके। देखो, क्यों? हर बॉल को बिल्कुल खेलना ठीक जरूरी बात है। नहीं है ना। मैं- अगर आपको मालूम है कि वही बाउंसर सा- फेंका जा आप रहा देखा, मैं है या आप जो कह रहे हैं, आपकी बॉडी को समझ टारगेट लीजिए करके तो बॉल उससे की जा रही है, बात करूंगा। तो बचने की कोशिश करिए ना। पूरा बीजेपी पूरा गाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए था। बीजेपी बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार कर जाती है ना, और समझदारी यही कहती है जाति राजनीति की। जनगणना वाला देखिए ना, कभी कभी हाँ, तो वो उसको कभी लीव इधर कर रही है, उधर, हाँ, कभी कोई डक कर रही है, उसको- कभी टैप कर रही है, कुछ कर रही है। उसके वो मुद्दा ट्रैप में बहुत तो नहीं असहज आ रहे करने ना। वाला है बीजेपी। ट्रैप मेरा में नहीं मानना आ रहे है ना। उसको हम आगे बात करते हैं। कांग्रेस को अपना एजेंडा सेट करके अपने एजेंडे पे, अपने विकेट पर है। राजनीति करनी चाहिए। ठीक है। बार बार बीजेपी के विकेट पे जाके खेलने की गलती कांग्रेस करेगी तो वही कांग्रेस ने अंजाम होगा। बीजेपी की पिच पे जाकर के बीजेपी की स्ट्रांग बॉल जो है उसको अटेम्प्ट मार दिया है। अटेम्प्ट मार दिया और उनको एक नया मुद्दा दे दिया खड़ा करने। ओके, इससे जो है बचना चाहिए था। सर इस पर भी बोलें। और राहुल गांधी जी को लगता है प्रधानमंत्री डर गए हैं, गवर्नमेंट इज स्कैर्ड, इट्स गॉन, इट वोंट लास्ट लॉन्ग। अच्छा, ये भी कुछ लोगों ने बताया, जो कांग्रेस को जानते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंदर कुछ लोगों ने इस पर असहमति भी जताई, कुछ लोगों ने, कि भाई ये असेसमेंट कि ये सरकार डर गई है, बैकफुट पर है, या ये सरकार के दिन नहीं, ये असेसमेंट गिने चुने- है, एड्रेस है, दो फर्क होते हैं ना। मतलब उन्होंने बोली है बात, एड्रेस में बोली अपनी हाँ, असेसमेंट। वहां कुछ लोगों ने इस नहीं, पर address अपना में तो काउंटर बोलना व्यू भी ठीक दिया है। कि नहीं, ये असेसमेंट ठीक नहीं है, कि भाई इनके Address दिन से गिने वो तो चुने ठीक रह गए, है। या ये बहुत कमजोर हो गए। Assessment बट वो तो उन्होंने, राहुल गांधी का ये अपना ही मानना था, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ये मानना है कि अब ये लोग जाने वाले हैं। देखिए, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है कांग्रेस में, हालांकि मेरे कोई बहुत मित्रता नहीं है कांग्रेस से, लेकिन मेरे व्यक्तिगत मित्र है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। कल उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हाँ जी। उन्होंने कहा कि 3 नेताओं ने वंदे मातरम का विरोध करने का जो कांग्रेस ने तय किया उसका विरोध किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी को उसके आगे नहीं मतलब इसको पार्टी को तुल नहीं देना चाहिए। अब ये कानून बन गया है तो पार्टी कहे कि ठीक है, सरकारी कार्यक्रम हो गए तो गाना चाहिए, हम गाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको इतना एडमेंट नहीं बनना है कि हम किसी भी स्थिति में नहीं गाएंगे, ये पार्टी के हित में नहीं होगा। और जिन 3 लोगों ने अपना संदेश दिया था कि मतलब इस पे पार्टी को अलग अख्तियार नहीं करना चाहिए, उसमें एक शशि थरूर थे, एक मनीष तिवारी थे, और तीसरे ए के एंटनी थे। और 2 नेता केरल से आते हैं इसमें से, ए के एंटनी। हालांकि कल ए के एंटनी बैठक में नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि ए के एंटनी के बेटे अकेले हैं, अनिल एंटनी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। सारे राष्ट्रीय सचिव हटा दिए, सिर्फ अनिल एंटनी राष्ट्रीय सचिव बने रहे। और एंटनी जी का कल संदेश कांग्रेस को था कि भाई इसको गाने में कोई हर्ज नहीं है, इसको तुल न दिया जाए। और ये कंटिन्यू करने के पहले पार्टी में बहुत विचार विमर्श हुआ कि इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और पार्टी में यह राय उभर कर आई कि भाई 2024 के लोकसभा के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया, और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से भारतीय पार्टी चुनाव के अंदर गई, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी अब की बार 400 पार 300 पार का जो बात कर रही थी, और ये सबको लग रहा था कि राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और कांग्रेस ने उसका विरोध किया राम मंदिर का। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इतना करने के बाद भी अयोध्या सीट हारी भारतीय जनता पार्टी।
फैजाबाद की सीट हारी और भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर धर्म की बात करेगी, इन मुद्दों को करेगी, तो सारा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। ये उन्होंने इसका विश्लेषण किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने, काफी लोगों ने, कि भाई इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ सकती है, तो अगर हम विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन कांग्रेस ने इसको फ्रिक्शन पॉइंट बना के जरूर एक हाँ, और पार्टी ने कहा कि हमारा जो स्टैंड है हम उसको क्लियर लेके चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हमें इसका विरोध करना, और 1937 में हमने किया था। 90 साल में हमारी जो विचारधारा है वो बदली नहीं है, हम उसी पर चलने वाले हैं। तो कांग्रेस इस पर मुझे लगता है उसी आधार पर बनने का कांग्रेस ने तय करा। बॉटम लाइन ये कि वंदे मातरम को कांग्रेस ने फ्लैश पॉइंट अगर बनता है तो बनाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, इस ये नीति उसने अपना ली है। ठीक है, देखिए वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक चीज समझिए ना, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये हिंदू प्रतीक है, ये टीका लगाएंगे, ये आरती करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये करना तो ठीक नहीं है। आप इसका अंतर समझिए, जो कांग्रेस अभी कर रही है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये पता है कि भाई सबके बाद उसको 20-30% लोग जो भी हैं वोट दे रहे हैं, उसकी सरकारें बनती हैं, उसके साथ लोग खड़े रहते हैं, तो वो हिंदू ही हैं। लेकिन जब आप रोज रोज कहेंगे, तो जिसने कांग्रेस कार्यालय में उस दिन पूरा 6 के 6 छंदों वाला वंदे मातरम लगा दिया था, वो भी तो है ना भाई, वो कांग्रेस का वर्कर ही है ना जिसने लगा दिया था, जिसका सोनिया जी को कहना पड़ा कि नहीं हमारा अपना वर्जन चाहिए। और मैं इसके अर्थ देख रहा था, दूसरे और तीसरे के अर्थ में जरा इसको सचमुच सुनना चाहिए। तुम्हारी रातें चांदनी से जगमगाती और उल्लास से भरी होती हैं, खिले हुए फूलों और हरे, ये कह रहे। और तीसरे में क्या है, इसमें 7 करोड़ कंठों से निकलती गर्जना और 14 करोड़ हाथों में चमकती तलवार। ये दरअसल मूल क्या है? अगर आप भारत को मां मानते हैं तो पहला छंद भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई छंद ठीक नहीं। एक लाइन की बात है, अब कांग्रेस कहां खड़ी है वो तय करे। बड़ा सिंपल है त्रिपाठी जी, मेरा सही आपने ठीक कहा कि भाई हिंदू वोट के बगैर तो सरकारें बन नहीं सकती, कांग्रेस भी इस बात को जानती है, ठीक बात है। लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि जो मेरा जो सबसे इनएलिएनेबल समर्थक है, जिसको मैं छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकता, उसको अगर कोई चीज प्रॉब्लम है मूल तो आधार मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मूल आधार जो है, और बाकी इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो जो ये कह रहे थे बाकी 20-30% जिसके लिए ये इश्यूज इररिलेवेंट हैं, जिसको आप सो कॉल्ड सेक्युलर कह लें या रियल्स जो भी है, वो मानता है कि भाई इन सब चीजों में नहीं पढ़ना देश को। लेकिन फिर दूसरी डिबेट जाएगी ना, कि मुसलमान को सड़क से मतलब नहीं है, मुसलमान को शिक्षा से मतलब नहीं, मुसलमान को हिंदू देवी देवता न सुनाई दे, मुसलमान को हिंदू आराध्य न सुनाई दे, मुसलमान को राम मंदिर न सुनाई दे, मुसलमान किसी भी तरह से हिंदू प्रतीक न सुनाई दे, तो ये तो चलेगा ना। ये भी जनरलाइजेशन है, लेकिन इसको इस तरीके से पुट अप किया जाएगा। नहीं, जनरलाइजेशन कैसे है? आप जरा सोचिए ना, शाहबानों से लेकर वंदे मातरम के 2 छंद, आप इसको कैसे जनरलाइजेशन करें? यही है, ये कांग्रेस की स्टेटेड पॉलिसी है भाई। मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समाज के लिए कह रहा हूं। मुस्लिम समाज गाजा पे खुश हो जाता है, गाजा से उसका क्या लेना देना भाई, उनसे बात भी नहीं कर पाएगा। और बातें जो हुई वो मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग बात ये हुई। कन्हैया कुमार जी ने ये कहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस से छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे दलों को या ऐसे ग्रुप्स को हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी है, ये भी फैसला हो। ये भी बात उसके अंदर जो है कही गई है। अच्छा, ये लिखा है खबर में कि इनका मनीष तिवारी जी का एक असेसमेंट था कि भाई जो आखिरी सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, अनरेस्ट हुआ था, वो 1990 मंडल कमीशन वाला था। तो इस पर भी राहुल जी ने एतराज बताया कि नहीं, ये वाला भी बहुत बड़ा था, मतलब ये ना माने हम कि इसको कम करके जो है वो हम ना आके, ये बात भी उन्होंने कही है। ये सीजेपी वाली बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। 1990 और इसको तो जोड़ ही नहीं सकते, मतलब ये बड़ा था, इसको बड़ा छोटा नहीं कह रहा, लेकिन इसको और उसको कंपेयर करना तो कोई मायने, क्योंकि मैंने तो दोनों ही मूवमेंट देखे हैं, 90 वाला भी देखा और ये भी देखा है। नहीं, सीजेपी को लेकर वो उनका भाई, इसलिए तो राहुल गांधी जी वहां नहीं गए थे ना, ये तो कांग्रेस का स्टैंड रहा ही है वहां पर। देखिए, CWC में जो बैठक में जो चर्चा हुई, एक तो मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं होता कि हम कहें एक हिंदू राजनीति कर रहा है, एक सेक्युलर राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, हिंदू भी सेक्युलर ही है। हिंदू, जब आप ये बार बार कहते हैं कि सेक्युलर प्रीफिक्स लगाया, सो कॉल्ड, मैं कभी सो कॉल्ड के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू भी सेक्युलर है, क्योंकि उससे फिर ऐसा लगता है कि हिंदू कम्युनल है जो नहीं मान रहा उस बात को। बिल्कुल ठीक, अच्छा कि आपने डिफरेंशिएट कर दिया, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बोला, आपने उसको कहा असेसमेंट, मैं कह रहा हूं असेसमेंट है कि भाषण है, 2 बातों में भी फर्क होता है। कई बार असेसमेंट के बाद ऐसे भाषण की जरूरत होती है, चाहे अंदर से ना मानते हो। हाँ, नहीं तो उस समय जरूरत होती है कि भाई इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है,
आप जब कमजोर होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा उसके साथ कहते हैं ना कि हाँ हम इनको खत्म कर देंगे। नहीं, मैं तो मेरी इंटरेस्ट तो उन लोगों में है, उनके नाम तो कभी नहीं आएंगे बाहर कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि ये असेसमेंट ठीक नहीं है। नहीं तो वो तो कि हम ये माने अगर वो बोला ना कि ये उन्होंने। सरकार जाति वाली बेला में है तो ये गलत है। ठीक बात है। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो जो समीर साहब ने जो बोला वो नाम पर आपने ध्यान नहीं दिया। नाम बताया इन्होंने, 2-3 नाम उन्होंने गिनकर वंदे बताए मातरम थे। वाले बाप। हाँ हाँ, वो सब एक ही तरफ है। मतलब वो एक्चुअली पूरी CWC की जो बैठक है उसका कोर इशू वंदे मातरम है। बाकी बातें तो आप सब जोड़ रहे हो कि ठीक है, हर एक मीटिंग का कोर इशू होता है। कोर इशू वंदे मातरम था। कोर इशू वंदे मातरम था, तो उस पर ही चर्चा जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी तो मोदी सरकार तो उनके चाहने से, किसी के चाहने से न रुकने वाली है न जाने वाली है। ये भी उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया तो बड़े परेशान हो गई थी सरकार। मोदी जी ने कई फोन करवाए कि उठाओ इनको यहां से। मतलब करें डरे हुए थे उस पूरे प्रकरण में मोदी जी। अब ये आप चीजों को देखने का नजरिया, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली। मेरे को एक अच्छी बात लगती है, ये अगर सरकार बहुत प्रधानमंत्री ट्रांसपेरेंट है, सारी खबरें LOP के पास होती है। अगर प्रधानमंत्री ने LOP के धरने को अपने आवास के आसपास गंभीरता से लिया, 2 मंत्रियों को उनसे बात करने भेज दिया, तो आप उसको डरा हुआ कह लीजिए या उनकी प्रतिक्रिया कह लीजिए या रिस्पॉन्स कह लीजिए, क्विक रिस्पॉन्स, तो अपना अपना नजरिया है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं। जंतर मंतर खत्म हो गया, लेकिन JNG और JN अल्फा के जो आपको छोटे छोटे शहरों से भी, दूर दराज के प्रदेशों से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं लोगों में आपको सक्रियता तो बढ़ती हुई दिख रही है। जवाब तो लोग मांग रहे हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे, मैं आज एक खबर देख रहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश के शहडोल की, हॉस्टल में इतना खराब खाना मिलता है कि बच्चियां 10 किलोमीटर पैदल चल के कलेक्टर को बताने के लिए बात गई। ये सिस्टम बनाया हमने 70-75 साल की आजादी में। हम तो रोज बात कर रहे हैं सर इस पर। मैं तो यही कह रहा हूँ डेली कि बात हो रहा है, वंदे ऐसा हो रहा है। मातरम, मेरा है। यही निवेदन नहीं, था कि वंदे ऐसा हो तो मातरम रहा के है। बजाय कांग्रेस लेकिन कहती इस है कि वंदे मातरम छोड़िए। ये बस। फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस कहाँ होना चाहिए? कांग्रेस का फोकस इस वक्त, मान लीजिए उनको लगता है भाई, जब ये के सरकार खिलाफ कमजोर है, बड़ी नाराजगी है तो उसको एक्सप्लोर करो एक ना, अनरेस्ट उसको खड़ा हो रहा है एक्सप्लोइट करो, सरकार उसको के एक्सप्लोइट खिलाफ। करो मैं ना, वहां ज्यादा बस। जोर लगाऊंगा या मैं इसको हेडलाइन बनाऊंगा। उसको एक्सप्लोइट करो ना। इतना बड़ा मामला है आपके सामने और आपको लग रहा है कि आपने शिक्षा मंत्री का और अभी इस्तीफा तो ले लिया, एजुकेशन शिक्षा पर को इतना लेकर बड़ा इतना इशू विरोध हो हो रहा गया है। था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि भाई वंदे मातरम अब महत्वपूर्ण नहीं है, अब हमें युवाओं के मुद्दे उठाना है, स्कूल एजुकेशन को लेकर उठाना है, उनकी परीक्षा जो लीक हो रही है उसको लेकर हमने मुद्दा बनाया है, नौकरी को लेकर हमें करना है, महंगाई को लेकर इनको मामला उठाना है, और तमाम मुद्दे राहुल गांधी चर्चा कर सकते थे। और आपके सामने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपके सामने तो अभी पंजाब का चुनाव ये है। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों से कहा कि 1 महीने में रिपोर्ट दो। हाँ, ये क्या रिपोर्ट करोगे? रिपोर्ट मांगी और ये भी कहा है कि शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उसका रोड मैप और बनाइए। बहुत बड़ी बात है, कल उन्होंने हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम विपक्ष पे, मतलब सत्ता पक्ष पे हमलावर हो रहे हैं तो हमारी सरकार कमजोर, हमें कमजोर ना करें। और हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया कि हेमंत सोरेन के मामले में जब हुआ तो हम उस पर आक्रामक से बढ़ नहीं वो पाए। जो वहां के मंत्री हैं वो इरफान अंसारी, हाँ। वो कांग्रेस के ही है ना? कांग्रेस के मंत्री। उन्होंने कहा, आज उनका बयान है टीवी पे कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है, ये वहां कल ही जो बोला हेमंत सोरेन ने मांगे मानी और अपने मुख्यमंत्री के लिए बोला है कि आप अपने राज्य में ऐसे कोई काम मत करो कि हमें दिल्ली में सरकार का विरोध करने फोन के पे समय बात हमें हुई कुछ है नहीं इनकी और हेमंत सोरेन की, ये खबर है। तो वो अच्छी बात है ना। सौरभ जी, बस एक ही बात, क्योंकि ब्रेक पे आप जाने वाले जी हैं, हो ही गया समय। तो एक ही बात है, आप लोग इतनी मासूमियत से आज चर्चा कर रहे हैं, सब लोग इतने विद्वान लोग हैं, कह रहे हैं कि क्यों शिक्षा पे नहीं कर रहे हैं, उस पे वो जानते हैं कि करने की स्थिति नहीं है भाई। नहीं, उस पूरे पे वो देश में पता अनरेस्ट है सर, ये सर, सच आप है। ठीक सर, देखिए आप जो कह रहे हैं वो गुस्सा सही है, वो एकदम सच है। चलें। लेकिन कांग्रेस को पता है कि उनकी ये साख नहीं कि उस मुद्दे को आगे बढ़ा पाए, इससे उनको सीधा सीधा 18-20% का वोट बैंक मिल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि चलें वो स्कूल और तो वो देखें, तो मान ही रहे हैं। वो तो 100% का इशू है। अब देखिए, विपक्ष और सरकार के बीच जो अगला फ्लैश पॉइंट बनने वाला अगला बड़ा मुद्दा, उसकी शुरुआत हो गई है। 2027 की जनगणना को लेकर के क्या पॉलिटिक्स चल रही है। इस बार जनगणना के दौरान जातियों का सर्वे भी होगा, दिया गया कॉलम, उसमें आपको अपनी जाति लिखनी है। लेकिन जातिगत जनगणना के तरीके पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, बल्कि एक सेंस में सवाल उठ गया कि क्या यह जाति जनगणना है भी। कांग्रेस ने पहले तो यह सवाल उठाया कि जाति जनगणना में ओबीसी का कोई कॉलम ही नहीं है, ओबीसी का कोई खाना ही नहीं है, क्यों नहीं है। फिर पूछा कि गणना वाले फॉर्म में राज्यों के हिसाब से जातियों की लिस्ट क्यों नहीं है, ताकि वो जिस जाति का हिस्सा है उस पर जाकर के केवल टिक कर दें। आप केवल सीधे आप उनसे ही पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं अपनी जाति बताओ और वही आप लिख दोगे, इससे तो कोई फायदा नहीं है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बार की जनगणना में जाति के साथ साथ माता पिता के जन्म स्थान और धर्म के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। तो इसको भी इश्यू बनाया गया है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि सरकार का मकसद नियत ही ठीक नहीं है, और उनको जवाब भी आया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी कह क्या रही है। अखिलेश यादव जी का भी स्टेटमेंट है, वो भी कह रहे हैं कि इस बीजेपी की सरकार से ये उम्मीद करना
ये ठीक तरीके से जाति जनगणना कराएगी, यही गलत है। जयराम रमेश जो बात लिख रहे हैं उसमें लॉजिक तो है। वो ये कह रहे हैं कि 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर जाति जनगणना की मांग को सरकार खारिज कर चुकी थी, फिर दबाव बना तो उसको मानना पड़ा। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर का बयान है कि जाति जनगणना का फैसला हो चुका है और हम कराएंगे। तो अब ये बता रहे हैं लेकिन कि पहले जब ये इससे सहमत नहीं थे मोदी सरकार, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था कि 2011 में जो जनगणना हुई थी कांग्रेस की सरकार में, उस समय जातियों की कोई रजिस्ट्री तैयार नहीं की गई थी। बेहतर होता कि जातियों की रजिस्ट्री के लिए, जाति के चयन के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया होता, जिससे कुछ सुसंगत डेटा उपलब्ध होता जिस पर भरोसा किया जा सकता। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब उसी में खाना, उसी में ऑप्शन होती और होते ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी वर्गीकरण करना है, और उसमें जाकर के लोग टिक कर देते कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं। तो कांग्रेस कह रही है कि ये आपत्ति 2011 की जनगणना को लेकर के मोदी सरकार ने उठाई सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो वो जनगणना करा रही है अपनी ही बात जो कही थी उससे वो मुकर गई, और इसमें वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। इसमें सीधे बस आप जो है पूछ रहे हो। तो निष्कर्ष वो ये बता रहे हैं, वो ये है कि अब जब अंत में ये जनगणना अगर मान लीजिए ऐसे ही हो गई, तो उस वक्त जो 40-45 लाख जातियां आ गई थी सर्वे में, जनगणना में 2011 में, वो इस बार भी होगा। तो उसी को तो मोदी सरकार ने कहा था कि वो गलत किया कांग्रेस सरकार ने, और आप फिर वही क्यों करने जा रहे हो? और अखिलेश जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं करेगी ढंग से जाति जनगणना। सुनिए। देश और जितना पीढ़ी परिवार है वो जाति जनगणना चाहता है, और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मन से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि जनगणना जितनी बारीक होगी कांग्रेस के लिए उतनी खतरनाक होगी। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इसकी बात हम करते हैं, बट कांग्रेस मोटे तौर पर यह कह रही है कि साहब आपने हमारी जनगणना में जो गलती निकाली थी, आप वही गलती खुद क्यों कर रहे हो? बताइए त्रिपाठी जी, ये बात भी हम कर चुके हैं प्रोग्राम में पहले। नहीं, एक बड़ी सुंदर बात है कि कांग्रेस हर बात पे ये मान लेती है, राहुल गांधी जी, कि पूरा कांग्रेस का शासन गलतियों पे ही टिका रहा। मतलब देश के लोगों को ये समझना चाहिए, कुछ भी कहो तो कहते हैं हाँ हमने गलत किया, वो आरक्षण पे हाँ हमने गलत किया, महिला आरक्षण पे हाँ हमने गलत किया, हमारे बाप दादा ने गलत किया, हमारी दादी ने गलत किया, हमारे परनाना ने गलत किया, सब गलत ही करते रहे। अच्छा, अगर वो सब गलत किए तो राहुल गांधी का आधार क्या है, या राहुल कांग्रेस का आधार क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये देश के लोगों के मन में जरा फिट होना चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। दूसरा, क्या हम मनुस्मृति के तहत जनगणना करा रहे हैं? मनुस्मृति में था भाई 4 वर्ण थे, उनकी चर्चा होती थी, या संविधान के तहत करा रहे हैं, या देश में जो समाज बन गए उनके तहत करा रहे हैं? मनुस्मृति तो कहती है भाई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस खत्म, यही है, इससे दाएं बाएं तो जाते नहीं। फिर याद आया कि नहीं, हमारे समाज में तो पता नहीं कब जाति आ गई। अब जाति आ गई तो कोई कहता है अंग्रेजों के समय आई, कोई कहता है कुछ और आई, कोई कहता है लोग अपने समाज के हिसाब से, गांव के हिसाब से करते थे, आपने उनको जाति बता दिया, लेकिन वो है। फिर संविधान बना तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा सब एक जाति हो गए। फिर अचानक आया कि नहीं, एक ओबीसी भी होना चाहिए, अदर बैकवर्ड। तो संविधान के दायरे से बाहर आप खुद गए। आप जब पिछड़ा कह रहे थे या किसी समाज को आगे लाने की बात कर रहे थे, उसके लिए व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि वहां अस्पृश्यता या सोशल एम्पावरमेंट मसला नहीं था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, इसको जरा समझिए। और ये लोगों को सोचना चाहिए कि जितनी डिबेट चल रही, कितने फ्रॉड बेसिस पे चल रही। भाई आप तीनों में से आधार तय कीजिए। फिर जब आप कह रहे हैं कि भाई ये वाली जाति जनगणना है, तो अच्छा केशव मौर्य जी क्यों न कहें, आप ओबीसी क्यों चाहते हैं, जरा इसको समझिए। पहले क्लियर कर लेना यहीं तक, एक सेकंड, बिल्कुल आप ये पॉइंट यहीं आप जहां ले आए, ऑपोजिशन क्या चाहता है? देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती शुरू से हो रही है, उनकी गिनती को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई ये दावा भी नहीं करता कि अरे हमारे यहां पर तो सही आंकड़ा ही नहीं है कि उनकी तादाद कितनी है, ये भी कोई दावा नहीं करता, क्योंकि वो
होती है और वो ठीक है, वो सबको पता है किस पे सवाल? ओबीसी पे। अब जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये ओबीसी है क्या, यही पूछ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। ओबीसी बिल्कुल, है क्या? बिल्कुल। कहां लिखा है ओबीसी? जो हमारा संविधान है उसमें तो ओबीसी शब्द मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है, उस नहीं वक्त जो बना था नहीं है। अमेंडमेंट में कहीं आ गया हो तो बात नहीं, उस वक्त तो नहीं था ये शब्द शायद। तो वो ये इधर वाले जो तर्क देते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जिनकी लिखी गई संविधान में उनकी होती है, उसके अलावा और कोई वर्ग नहीं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अपोजिशन ये कहता है कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग इस देश में है और उसकी ग्रुपिंग अलग से होनी चाहिए। अब जब आप उसको आरक्षण देते ही हो, नीतियां आप उसके हिसाब से बनाते ही हो, तो फिर गिनती भी करो और नाम लेके गिनती करो कि आप ये ओबीसी हैं ये, और वो ऑप्शन दीजिए आप सबको। अब इसमें एक लाइन और, चूंकि आप जहां ले आए बहुत अच्छी जगह ले आए। अब यही कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहा जाता है ना कि सबका हक, चलिए सब छोड़ दीजिए, पंडित जी खा गए, उनसे बचा तो ठाकुर साहब खा गए, तो क्या हुआ? कहे कि भाई ये समाज है। अब अगर आपने ओबीसी कहा तो आप किसकी गिनती करोगे जरा बताओ? आप ही लोग कहते हैं ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो पहले ओबीसी थे, नहीं ओबीसी हो गए। इसका मतलब ओबीसी हो जाते हैं। ये मैं जो कह रहा हूं उसकी जरा गंभीरता समझिए। ओबीसी हो जाते हैं, फिर क्या है? आप ओबीसी होते 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 इतना बड़ा कर दिया, यानी आपने देश को पूरा अदर बैकवर्ड में या पिछड़ा में डाल दिया। फिर मौर्य जी क्यों ना कहेंगे कि हमारी गिनती करो? क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये गिनती हो जाए और अखिलेश यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए, तेजस्वी यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए। ऐसे जो जिनको आप ओबीसी कहते हैं, उसमें जो ऊपर वाला जो ब्राह्मण ठाकुर है वो भी तो मजबूत है ना भाई, तो वो नीचे वाले का हिस्सा खा जाए। अब ये खतरा है, इसीलिए सबकी जाति होगी। तो फिर कोई भी जो छोटा सा भी होगा तो उसको पता चल जाएगा अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी नहीं जिताता है, हमारी वाली ये जाति जिताती है। तब वो कहेगा भाई साहब हमारे दरवाजे इस तरह से आओ। ये डर है विपक्षी पार्टियों को। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि ये जानती है कि अगर ओबीसी को ऐसे करेंगे तो मुश्किल होगी। और सिर्फ जानकारी के लिए, ये आएंगे तो कौन आएगा भाई? ओबीसी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सारी मुहिम चला रहे हो। वो तो आप इसको विचारधारा के तल पे नहीं, आपने मैं डिस्कस किया। तथ्य के तौर बता, मैं केवल इसको जो मांग है, मैंने कल सुना कांग्रेस के बहुत से लोग इस पर बयान भी दे रहे थे। उनकी मांग सिंपल है, हर राज्य के पास एक कास्ट लिस्ट होती है, हर जाति की लिस्ट होती है कि मेरे यहां ये समाज इतना 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 है। ऐसे ही एक सेंट्रल लिस्ट भी है ओबीसी की। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि ये सेंट्रल लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट, इसके हिसाब से आप उसमें ऑप्शन दे दो। वो भी दोनों तो अलग अलग है। अरे अलग अलग, हाँ तो कैसे जोड़ करके दे करिएगा? दो, जोड़ करके दे दो, क्यों ऐसा वही दोनों को जोड़ करके दे दो और उसी में ऑप्शन दे दो कि इसमें आप जिसमें आते हो उसमें अपना नाम डाल दो। उसमें आदर्श कर दीजिए कि भाई जो नहीं है, मान लीजिए कई लोग उसमें, वो अन्य में आ जाए। हाँ वही कह रहा हूँ। आप बताइए साहब, इसमें होने क्या जा रहा है आगे? नहीं, क्या होने जा रहा है नहीं होने जा रहा वो तो मुझे नहीं पता, सरकार क्या तय कर रही होगी। लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये बहुत गंभीर राजनीतिक मसला है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है कि वो इससे बच जाएगी तो 2024 वाली गलती होगी। और ये इशू इस चुनाव का, 2029 के चुनाव का सबसे बड़ा इशू बनने वाला है सामाजिक तौर पर। आप आंखें बंद करें, आंखें खोलें, खुश हो ना खुश हो, समाज में जाति की जनगणना को लेकर ये 2024 से बड़ा मामला बनेगा। इसको संभालना मुश्किल होगा। और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को नहीं समझ रहा, इसलिए उन्होंने बैकफुट पर आके जाति जनगणना के लिए तैयार हो गए। तो बहुत बड़ा है वो, क्योंकि उन्होंने डिमांड मानी, वही उसी से हाँ, साबित उसी हो से गया कि समझ, मुद्दा। लेकिन मेरे को एक और चीज भी आप समझिए, इसको उतनी तीव्रता के साथ, भाई जिस दिन वो 40 सवालों की लिस्ट आ गई थी उसी दिन से इस पर उतना ही बड़ा हंगामा क्यों नहीं किया गया? नहीं किया था, तब आपने कहा कि नहीं अभी तो घरों की चर्चा, घरों की गिनती कर रहे हैं, उन्होंने तभी किया था। वो तो जानते हैं इसमें इसका पोटेंशियल सब पार्टी समझती हैं। उन्होंने तभी किया था जब आप पहला जब फेज किया था जनगणना का, और तब आपने सफाई में कहा था कि नहीं हम तो घरों की गणना कर रहे हैं, अभी तो जब आएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू और ये इसको इस तरह से स्पेसिफाई करना कि नहीं सबकी जातियों के नाम लिख दो। अरे ओबीसी में भी आपको सब जातियों, अपनी जाति का नाम तो लिखना ही है, वो उस कैटेगराइजेशन में कि ओबीसी है। और ये आप जंप कर रहे हैं कि एससी एसटी के बाद ओबीसी कहां से आ गए। ये पूरा मंडल मूवमेंट, ओबीसी का रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, ये सब तो हो गया है तो ना, फैक्ट है। हाँ, हो गया। तो ये तो फैक्ट। अब इसमें ये नई कहां से आ गई ओबीसी की बात? ये जो लोग नहीं चाहते जनगणना, वो ये बात कहते हैं ना कि ओबीसी जो है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। नहीं, कोई आर्टिफिशियल जैसा कुछ है नहीं देश में। नहीं ऐसा नहीं है ना, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं है। अरे आप हाँ बोलिए समझिए। देखिए, अभी जाति जनगणना तो बीजेपी को कराना मजबूरी, मतलब केंद्र सरकार कराने को मजबूरी है।
और मुझे लगता है कि 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से आई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि देश में जातिवाद को कम करने की कोशिश करेगी, तो 2014 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, और मुझे ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर गर्व है, तो दूसरे जातियों को भी तो ओबीसी बनने पर रिएक्शन में बताया जाता है, लेकिन नहीं तो ये रिएक्शन में बताया, इलेक्शन में बता, बात तो वही है ना साहब, बताया प्रधानमंत्री ने ना। कोई आप पे हमला करेगा, आप पिछड़ा विरोधी हो, तो आप कहोगे ना भाई मैं खुद ही पिछड़ा, आप बताओगे। और आप जब ये बताओगे कि राजस्थान में हमने अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है तो एक राजपूत और एक ओबीसी भी उप मुख्यमंत्री बनाए। मध्य प्रदेश में आप ये कहते हो कि अभी हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमने साथ में एक ब्राह्मण को हमने उप मुख्यमंत्री और एक ओबीसी को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमने एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक ओबीसी और एक ब्राह्मण को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है। इससे कोई बीजेपी तो नहीं चलाती। बीजेपी तो जाति के राजनीति को बढ़ाया है, बीजेपी ने बढ़ाया नहीं, मजबूरी है सर, हर आदमी कर रहा है। नहीं आप ये किस बेसिस पे कह रहे हो कि इन्होंने बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया क्योंकि कांग्रेस जाति की राजनीति करती रही, भारतीय जनता पार्टी और संघ जाति की राजनीति का हमेशा विरोध करता रहा। संघ तो कभी जाति को नहीं मानता, संघ तो हमेशा हिंदुत्व की बात करता है। नहीं, अच्छा, कल्याण सिंह की जाति तो तभी से बताई जा रही है हमको। संघ की बात कर रहा हूं, संघ ने तो कभी जाति की बात नहीं की, संघ के अंदर कभी जाति की बात नहीं होती। संघ जाति का विरोध करता है, संघ कहता है हम सब हिंदू की बात करते हैं, जाति की बात। तो ये सब कुछ संघ की अवहेलना करके हो रहा है बीजेपी। तो मेरा ये कहना है संघ की भी असफलता है ना कि संघ भारतीय जनता पार्टी में जातिहीन भारतीय जनता पार्टी को नहीं बना पाया। ये राजनीतिक मजबूरी है कि अगर आप जाति की बात नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, यही कारण है। तो ये तो ऐसी बात होगी जैसे हम कह रहे थे कि वंदे मातरम का इशू कांग्रेस के लिए ट्रैप था, जातिगत राजनीति की, ये बीजेपी का ट्रैप है। जातिगत राजनीति की मजबूरी है कि आपको अनुप्रिया पटेल को जोड़ना पड़ता है, आपको ओम प्रकाश राजभर को जोड़ना पड़ता है, संजय निषाद को जोड़ना पड़ता है। अच्छा, फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये सारी चीजें जो बीजेपी करती है वो भी जैसे जो पॉलिटिक्स बाकी दल करते हैं जाति की, वही बीजेपी भी करती है, क्योंकि वो हार्ड रियलिटी है। उससे बच के आप कोई बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले लें, उससे कुछ होता नहीं, आपको चुनाव जमीन पे लड़ना होता है। लेकिन मेरा सवाल ये, फिर इससे फिर जाति जनगणना से क्यों बचना? करा लो, अरे क्या नुकसान हो जाएगा बीजेपी? सौरभ जी, ये कहावत है, गुड़ खाएंगे गुलगुलों से परहेज करेंगे। तो ये जाति जनगणना जो हो रही है मजबूरी में हो रही है, मन से नहीं हो रही। पहले तो ये बताइए हो भी रही है कि नहीं हो रही? नहीं, जो हो रही है, अब उस जैसे हो रही है उस पर सवाल है कि आपकी मंशा क्या है, आप करते हुए दिखना चाह रहे हैं या वास्तव में करना चाह रहे हैं। देखिए, जाति हमको अच्छी लगे न लगे, जाति समाज की वास्तविकता है, और हम प्रवचन चाहे जितने दे लें, उपदेश चाहे जितने दे लें, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है जिससे आप मूड नहीं मोड़ सकते। जब दिनचर्या में आप जीवन जीते हैं तब भी सही है, या शिक्षा से लेकर नौकरी तक या संस्कारों तक, हर जगह जाति आपके साथ चलती है। अभी बात हो रही थी कि भाई राहुल गांधी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उस तरह की गलतियां हुई, तब भी आंकड़े आए थे, और उन आंकड़ों को देख करके केंद्र सरकार का ही फैसला था कि ये तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, इसको रिलीज करने का मतलब ही नहीं कोई। अब वही डर बीजेपी को सता रहा है। क्यों सता रहा है? तब कांग्रेस सत्ता में थी, अब बीजेपी सत्ता में है। सत्ता का चरित्र एक ही होता है। तब कांग्रेस सत्ता के चरित्र की राजनीति करती थी, अब बीजेपी सत्ता के चरित्र की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने बड़ा फर्क ही है सर, वो पेंडोरा बॉक्स तो खुलेगा नहीं खुलेगा। अभी जो मुझे राजनीतिक माहौल लग रहा है उसमें मेरी समझ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो ये माहौल ना बना दें कि बीजेपी या ये सरकार जाति जनगणना को ईमानदारी से नहीं करना चाहती या उसके खिलाफ है, उसकी मंशा नहीं है। सर मैं कह रहा हूं हम लोग थोड़ा मूल पे आए ना, अगर नहीं मूल ये अगर बीजेपी नहीं कराना चाहती तो क्यों नहीं कराना चाहती? वो क्या वो इसलिए नहीं करा नहीं क्या वो इसलिए नहीं कराना चाहती कि जातियों की गिनती जब होगी तो ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, सबको कहने का मौका मिलेगा कि आरक्षण की 50% की सीलिंग तोड़िए और ओबीसी आरक्षण बढ़ाइए। वो तो आगे की कांग्रेस को नहीं सर, वो और आगे की बात है जो आप कह रहे हैं, वो भी कहेंगे, अनुप्रिया पटेल भी बोलेगी हमारे इसने हिस्सेदारी, हमें सीट ज्यादा दो, ओम प्रकाश राजभर भी बोलेगा, सब पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। देखो वो तो आगे की बात है। सबसे बड़ा खतरा क्या है, अगर आप 1990 में थोड़ा लौट जाएं, जब मंडल कमीशन आया तो भारतीय राजनीति का पूरा जो आधार था ना परंपरागत, वो ध्वस्त हो गया था। दो नए वोट बैंक तैयार हुए, पहले हुआ मंडल कमीशन का जिसको ओबीसी के नाम से जानते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी को अपना कमंडल का राम मंदिर का वोट बैंक वो करना पड़ा। और उस डिवाइड को आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेता होने के बावजूद बीजेपी सत्ता बहुमत हासिल नहीं कर पाई। वो उसके लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर जी। तो बीजेपी ने और संघ ने बड़ी मुश्किल से उस मंडल को कमंडल में समाहित किया है। वापस वो अगर ये जनगणना हो गई
तो वो सच्चाई सबके सामने एक बात आ जाएगी। त्रिपाठी जी बीजेपी का एक के बयान लिए याद आ रहा, आप पहले मुझे याद है आप अक्सर ये बात कहते थे कि बीजेपी को नहीं डरना चाहिए इस जनगणना से, करा लेना चाहिए। सर मैं तो बड़ी स्पष्टता से कहता हूं, देखिए सिद्धांत तौर पर मैं मानता हूं कि अब धीरे धीरे जाति बंद होनी चाहिए, लेकिन जाति बंद तो हो नहीं रही, सच्चाई है। क्यों जनगणना करा लेनी चाहिए? जनगणना कराने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये जो कहा जाता है उसमें सचमुच ओबीसी में उस समाज का हिस्सा कितना है जो लोग सारा ठेका लेके बैठे हैं। ठीक है, लोग जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण 3% है, हम कह रहे मान लो 1% तो आ जाए, 5% तो आ जाए, जो भी आ जाए। इससे क्या होगा कि एक बार स्पष्टता आए कि सचमुच, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं, निजी तौर पर मैं आदर्श स्थिति का पक्षधर हूं कि अब नहीं होना चाहिए, संविधान को धीरे धीरे जाति मुक्त होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो सबकी जाति पता चले। ये ओबीसी इतना है, जनरल इतना है, फिर आपने खेल शुरू कर दिया। नहीं, आप कंफ्यूज SC, कर रहे हैं ST इतना उसको। है, ओबीसी में और ये जाति- जानबूझकर नहीं कंफ्यूज सर, ये ओबीसी में कंफ्यूजन जाति नहीं सर- छुपा रहे, ओबीसी में कौन सी जाति जिस है जाति ये में है। जनगणना की कैसे मांग हो आप रही है, इसको उसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं, सबकी आप जनगणना इसको की मांग कंफ्यूजन है। क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूज आप कर रहे हैं। ओबीसी नहीं में कर रहे। जाति कैसे हो गई? जाति है उसको ओबीसी में डाला जाता हाँ है तो ना, वही गलत वही है बात ना, कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब ही वही है सर, भाई ये ओबीसी जाति कैटेगरी है। है, चलिए, इसकी जातियां हैं। चलिए, फिर ठीक से है, अब मैं ये बोल तो- देता हूं, शब्द बोल देता हूं, जाति है उसको ओबीसी में, उसको सामान्य में, उसके हाँ। सिस्टम डाला जाता है। ठीक। तो जाति पता चल नहीं, आपको तो पता होगा कि ओबीसी है। चले नहीं, तो वो अभी इस जाति पर तो सरकार डालेंगे क्या ना इसमें। जवाब देती है, क्योंकि अभी ये आरोप लगा दिए गए हैं, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, यूपी की पॉलिटिक्स में और भी बहुत कुछ हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक चर्चा तो ये चल रही है, पहले वो ही पूछ लूं मैं। जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, अचानक उनको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि शायद उत्तर प्रदेश में नए राज्यपाल आने वाले। उसकी वजह यह है कि वो पहली बार शायद 2019 से हैं वो राज्यपाल, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। एक तो उत्तर प्रदेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर बन गई वो, और 19 में आने से पहले भी 2 साल शायद वो गवर्नर ही रही हैं। मध्य और प्रदेश, राज्यपाल। छत्तीसगढ़, बिहार में तो बहुत लंबे समय से गवर्नर है, 8-9 साल गवर्नर वो रह ली हैं। अब वो पहली बार 10 दिन की छुट्टी लेकर के गई हैं, अपनी पर्सनल विजिट पर कहीं गई हैं। तो ये चर्चा चल रही है कि क्या वैसे तो 5 साल का टेन्योर होता है, तो 2 साल पहले ही पूरा हो गया, उनका वो कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन क्योंकि परंपरा ये है कि टेन्योर खत्म भी हो जाए, लेकिन अगर उस किसी और की नियुक्ति नहीं की जाती है तो जो सर्विंग जो गवर्नर होता है वही सर्व करता है, कंटिन्यूटी में चलता तो वो उस लिहाज से चल रही है, उनका कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में वाकई नए गवर्नर की बात चल रही है? सर क्या सुन रहे हैं? सर 2019 से तो मनोज सिन्हा साहब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर में, तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार में वैसे भी चलता रहता है एक्सटेंशन, वो गवर्नर से लेकर नहीं, वो ठीक है, सेक्रेटरी तक। ये जो चर्चा इनको लेके चल रही है यूपी में नहीं, नया वो गवर्नर आपने आएगा, जो उसमें वो 10 सच दिन है। की छुट्टी की बात की, वो 10 दिन की छुट्टी की चर्चा नहीं भी होती क्योंकि गवर्नर साहब जा रही हैं नहीं जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर एक कार्यक्रम में कुछ कमेंट कर दिया था और उसके बाद वो छुट्टी पर गई हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है। एक वजह तो ये है, दूसरा यह कि अब बहुत लंबा समय हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्र भी है और लगातार ये बात चर्चा में चलती रही। और अभी जब ये हो रहा है कि कैबिनेट रिशफल होगा तो गवर्नर्स चेंज किए जाएंगे, उसमें दोनों का ही नाम चल रहा है, मनोज सिन्हा साहब का भी और आनंदीबेन पटेल का भी, क्योंकि दोनों बहुत लंबे समय से गवर्नर है। वैसे तो इस सरकार में किसी अचानक भी हो जाता है, जैसे पटना में मुख्यमंत्री और गवर्नर एक ही दिन बदला गया। क्या है खबर समीर जी? नहीं, जाने का तो चल रहा है, पिछले 4-5 महीने से चल रही है चर्चा कि आनंदीबेन जाएगी और एक लगभग तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले नए गवर्नर की वहां नियुक्ति होगी। और मुझे लगता है कि अब लंबा समय हो गया, अब आनंदीबेन को तय करना है, उनको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्या है सरकार क्या तय करती है उनको लेकर आने में दिखेगा। लेकिन तय मुझे लगता है वो बहुत लंबे समय गवर्नर रहेंगी। 85 ईयर्स की एज हो गई है, उनके स्वास्थ्य की भी समस्या है, तो हो सकता है कि वो आने वाले में खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बार जयंत चौधरी को लेकर अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जिनको हमने 5400 रुपया बना दिया वो भी चले गए, तो अभी मामला आगे बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की 54 वाली बात की और पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों मिलकर के साथ में लड़े थे, फिर वो इधर आ गए। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की जब अटकलें ही चल रही थी, ये तब की बात है, उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊं। और उसके बाद आरएलडी के 8 विधायक चुनाव जीत गए थे, खुद जयंत चौधरी राज्यसभा गए थे, लेकिन उसके बाद वो एनडीए में आ गए। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी के पार्टनर्स पर निशाना लगाया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर हों या बाकी लोग हों, उन्होंने कहा इनकी बदौलत बीजेपी जीतती है, तो इनको बढ़ा के सीटें देनी चाहिए, कम से कम दुगनी कर देनी चाहिए उनको ये सीटें। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं अपने सहयोगियों के, और इसीलिए वो चाहते हैं कि पीडीए समाज आगे बढ़े तो इन सभी की भागीदारी बढ़नी चाहिए। आरएलडी को इतनी सीटें मिले, हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और है वो
पीले गमछे वाले उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी। लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। अब सोचने को क्या मजबूर कर रहे हैं कि हम क्यों थे उनके साथ? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं और भी, अच्छा, उनकी भी सीट बढ़ा दें मतलब। देखिए सौरभ जी, अखिलेश यादव जितनी उदारता की सलाह बीजेपी को दे रहे हैं, अगर उन्होंने उतनी उदारता अपने गठबंधन के तब के सहयोगियों के साथ दिखाई होती तो तस्वीर शायद कुछ और होती। जहाँ तक जयंत चौधरी का सवाल है, अगर उनके पर्टिकुलर मामले की बात करें तो उनको सीटें देने के साथ साथ अखिलेश यादव उम्मीदवार भी दे रहे थे। अच्छा, अपनी पार्टी से सीट आपके नाम पर रहेगी, उम्मीदवार हमारा लड़ेगा। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति होती नहीं है। और जो बड़ा दल होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, हर बड़ा दल कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ के अंदाज में मछलियों को निगलने की कोशिश में रहता है। लेकिन जयंत चौधरी के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल वो अखिलेश के साथ थे, आज एनडीए के साथ हैं, कल कहाँ होंगे वो नहीं पता होगा। लेकिन वो जिस परिवार से आते हैं, चौधरी चरण सिंह देश के आजादी के बाद के सबसे बड़े किसान नेता, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता और प्रधानमंत्री भी रहे, तो उस विरासत को उन्होंने आज कहां ले जाके पहुंचा दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति पर एक बार आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। लेकिन क्यों कांग्रेस ने बनाया था प्रधानमंत्री? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। नहीं, ये तो हमने कल भी बात की थी, लेकिन अखिलेश यादव फिर स्टेटमेंट आ गया उनका जयंत चौधरी पर। सवाल जयंत चौधरी से बढ़िया हुआ था उनका, आपको इतना क्यों याद कर रहे हैं अखिलेश यादव बार बार? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी को भले अप्रत्याशित सफलता मिल गई थी, लेकिन विधानसभा में अगर उन्होंने अपना आधार बनाने का कोई यत्न नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल बढ़ी है। अब यहाँ संकट दूसरा हो गया है। कई बार होता है ना कि आदमी गुस्से में रहता है लेकिन चाहता भी है, घर में भी झगड़ा होता है तो आदमी चाहता है ना कि कुछ हो जाए, और उसी में कुछ ऐसा तंज मार देता है, गुस्सा और बढ़ जाता है। तो अखिलेश यादव ने यही किया है। अब आपने जिस अंदाज में ये तंज किया, कहने को 73 आपने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी कि, लेकिन ये तो जयंत चौधरी को भी पता होगा, राजभर जी को भी पता होगा कि अगर भाजपा के साथ वो नहीं होंगे तो उनकी क्या स्थिति रह जाएगी। और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये साफ साफ यही कि उनको बहुत डिस्परेशन है। 10 साल वो सत्ता से बाहर रह गए हैं और वो कोई मुलायम सिंह जैसे नेता नहीं है। उनकी अगर एक बार और 5 साल सत्ता चली गई तो उनके लिए राजनीति बड़ी कठिन हो जाएगी। उनके जो नेता हैं, उनके जो स्कॉर्पियो लेकर चलने वाली बड़ी जमात उन्होंने यूपी में तैयार की थी, वो सब खड़ी होनी मुश्किल हो जाएगी। योगी जी की राजनीति है ये, तो मुश्किल हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं बड़ी दिलचस्प खबर और बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए। पिछले कई महीनों से ट्रंप की चापलूसी में लगे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को अमेरिका ने दे दिया जोर का झटका। अमेरिका ने कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने, वो कश्मीर के दौरे पर हैं, कल कश्मीर में थे, अमूर अब्दुल्ला से मुलाकात की, आज लद्दाख गए हुए हैं। कश्मीर को उन्होंने भारत का अहम हिस्सा बताया। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत बनने के बाद पहली बार कश्मीर दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की, फिर डल झील में शिकारा की सवारी भी की, और जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये उनका दौरा हो रहा था। इससे पहले 2020 में एक बार कई देशों के राजदूतों का एक समूह वहां जरूर गया था। उस वक्त तब के अमेरिका के राजदूत गए थे, लेकिन वो ऐसी कोई विजिट नहीं, पर्सनल विजिट नहीं थी। इस पर उनके चीफ मिनिस्टर से अलग मुलाकात हुई हो, यहां ऐसा हुआ है। अब सर्जियो गोर कश्मीर के बदले माहौल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि यहां की सिक्योरिटी मुझे बहुत बेहतर लग रही है। केंद्र की सरकार ने, यहां की सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि इस सब को देखने के बाद अमेरिका जो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है उस पर पुनर्विचार करे। वो ट्रैवल एडवाइजरी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आप पहले उनका बयान सुनिए। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. And so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. अमेरिका कह दे कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है तो बचा क्या पाकिस्तान के लिए।
आप ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये उन्हीं राष्ट्रपति ट्रंप के भेजे हुए राजदूत हैं जिन्होंने एक बार के उस मुगालते में जो है मध्यस्थता का भी ऑफर दे दिया था कश्मीर पर, लेकिन अब उनका राजदूत कह रहा है कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। और आगे जो उन्होंने कहा, जो ट्रैवल एडवाइजरी अमेरिका जारी करता है इसका प्रभाव केवल अमेरिका के यात्रियों पर नहीं पड़ता, वो कई और देश जो हैं उससे प्रभावित होते हैं कि आप लोग जाएं कि ना जाएं। 4 लेवल की, कल देवेंद्र पराशर हमारे इंडिया टीवी के एडिटर बता रहे थे, 4 लेवल की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल की एडवाइजरी जारी करता है अमेरिका। इसमें सबसे हार्श होती है लेवल 4 की, जिसमें वो कहता है डू नॉट विजिट, ना जाएं। लेवल 1 होता है कि जाइए, सतर्क रहिए। लेवल 2 भी ऐसा होता है। लेवल 3 में थोड़ी और वो कहते हैं कि अवॉइड करें तो बेहतर है। लेवल 3 ऐसा होता है, और 4 को माना जाता है ना जाएं। ओवरऑल भारत के लिए जो एडवाइजरी है वो नंबर 2, लेवल 2 की है, जाइए बट बी कॉशियस, कहीं भी जाइए बी कॉशियस। कश्मीर के लिए लेवल 4 है। और सर्जियो गोर का एक कहना कि हम यहां की सिक्योरिटी से प्रभावित हैं और हम, हो सकता है कि वॉशिंगटन इस पर विचार करे कि यहां की ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ी बात होगी। दुनिया भर के, यूरोप के और देशों के, अमेरिका के टूरिस्ट का आना बहुत बेहतर, बहुत वायबल हो जाएगा। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही है, उन्होंने कल पोस्ट किया, या और कुछ ना करें ये कर दें आप, तो ये हमारी जो हमारा मेन स्टे है हमारी इकोनॉमी का, लोगों के रोजगार का, टूरिज्म, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस ट्रैवल एडवाइजरी को बदला जाए। तो दोनों बातें बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण थी सर। और पाकिस्तान ने क्या किया तिल मिला के वो आपको बताता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस बताएं। इसके बाद भी आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने क्या कैसे मेरे और आपके बताने का नहीं, इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये टूरिज्म वाली बात जो आप कह रहे हैं और महबूबा जी ने कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे मायने हैं। इसका एक मायने तो यह है कि जो हमारे मित्र लोग हैं, सब लोग जो देश में भी रहते हैं, वो 2019 से 2026 के बाद जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का जवाब, उसका भी जवाब है कि क्या बदला कश्मीर में, क्या बदला। डिप्लोमेटिक तौर पर या इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो भारत का उसको हिस्सा मान लेना अमेरिका का, ये उसका एक मायने है। लेकिन आपको लगता है कि ये वैसे ही ऑफ द कफ दिया गया एक रिमार्क है, या सोच नहीं, ऑफ द कफ हो सकता है, लेकिन मायने, अरे सर्जियो गोर हम तो निकालेंगे ही वो मायने। हाँ, हम निकालेंगे, और सर्जियो गोर बोल रहे हैं तो ऑफ द कफ उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो हम उसको कम से कम उस तरह से ले तो सकते हैं, हम तो इंटरप्रेट करेंगे, उस तरह से करें, वो मसला है। और तीसरी बात है कि दुनिया भर में जो एक माहौल पाकिस्तान और बहुत सारे लोग बनाते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो जो कश्मीर में तो जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ की पूरी आबादी पर बंद कर दिया गया, बहुत सारा ये भी सब चलता रहता है पूरे मीडिया में, उस सब का भी जवाब है। तो इस सब के जवाब का नतीजा ये होगा कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाए। बिल्कुल, वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म तो बढ़ा ही है वहाँ पर, लेकिन इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ जाए, और अमेरिका यदि ये कर देता तो ये छोटा फैसला नहीं होगा, बड़ा फैसला। सर, सर्जियो गोर को एक सलाह और देनी थी। उन्होंने कह दिया कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर्जियो गोर ये भी कहते थे कि भाई पाकिस्तान ने जो अनाधिकृत पीओके पे कब्जा रखा है वो भारत को दे दो, तो जैसे यहाँ पर अमन चैन आ गया वैसे वहां पर भी विकास और अमन चैन आएगा। अभी तो वहाँ बीपी पड़ा है पाकिस्तान में, आप चाह रहे हैं उसको दिल का दौरा ही पड़े। और सर, ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है। अगर उमर अब्दुल्ला के पास राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते तो आज सर्जियो गोर ये जाकर नहीं कहते कि हम जाके ट्रेवल की जो है वो फोर्स इसमें बड़ा अपग्रेड करने के लिए बोलेंगे वहां पर। और आप कह रहे हैं कि ये वहां सिक्योरिटी बेहतर हुई है, तो इसकी वजह ये है कि यूटी बनाया। बिल्कुल, नहीं, इसी कारण हुआ, यूटी बना इसी कारण हुआ है, और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया इसी कारण वहां पर इतनी सुरक्षा मजबूत है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा जैसे मानसिकता के लोगों के हाथ में अगर ये रहता तो वहां क्या हालत होती, ये पूरी दुनिया जानती है, और मुझे लगता है देना भी नहीं चाहिए। अभी करते हैं सर बात इस पे, पाकिस्तान वाली रिपोर्ट आपको बता दूं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपने बड़े विस्तार से बता दिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन एक लेवल 8 भी था। अच्छा, और वो अमेरिका ने नहीं लगाया था, पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया था, वो हमारे देश में नेहरू जी लगा के गए थे, जो चलता रहा। उसका नाम है 370। आपने पहले उसको लेवल 8 कर दिया था कि न कोई आए न कुछ करे, आपने उसको काट के अलग बना दिया था। जब लेवल 8 हटा दिया तो लेवल 4 भी हटाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि पहला कदम तो खुद बढ़ाना पड़ता है, तब ना लोग आते हैं। आप ही जब दुनिया को नहीं बता रहे थे, जब कह रहे थे कि वो क्या उसको बोलते थे, डिस्टर्ब्ड जोन, पहले ही आप कह रहे थे, आप ही रोज बताए हुए थे। जब आपने अपना साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया, यानी 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने, तो देखिए अमेरिका को भी वो मानना पड़ा। चलो ठीक है सर। अच्छा, अमेरिका ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताकर पाकिस्तान को मिर्ची लगाई, और इस बयान से बौखलाए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत नेटली बेकर उनको तलब किया और सर्जियो गोर के बयान का विरोध जत किया और कहा कि यह बड़ा गैर जिम्मेदार बयान दिया है
आपके भारत के राजदूत ने, और कश्मीर को लेकर यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई भी दी। इससे कुछ दिन पहले एक और, इससे जुड़ा नहीं, एक अलग मामला है, इस्लामाबाद ने जो भारतीय हाई कमीशन है उसके बाहर सुरक्षा ढांचे को मनमाने तरीके से पाकिस्तान ने हटा दिया था। वहां कुछ पार्किंग के लिए कुछ पोल्स वगैरह लगे थे, वो हटा दिए थे। इसके जवाब में भारत ने क्या किया वो देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो भी अवैध अतिक्रमण थे, कोई एक सुरक्षा घेरा भी लगाया हुआ था, उस सबको वहां से हटा दिया गया। ये टिट फॉर टैट पॉलिसी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, तो ये भी इसके साथ हुआ। लेकिन आप इस अंदाजा लगाए ना कि वो पाकिस्तान को इतना नागवार गुजरा सर्जियो गोर का बयान कि उन्होंने अमेरिका के राजदूत को बुला करके फटकार लगाई। सर इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं सर्जियो गोर साहब के लिए, कि वो भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब ये भी पाकिस्तान, हाँ, मतलब उनका ओहदा जो है राजदूत से, वो पाकिस्तान के भी कुछ लगते हैं, ऐसे कहिए। हाँ, फटकार वाला थोड़ा हटा देते ठीक रहता। वो गए थे, कहे कि सर ये क्या कर दिया, गलती सर ऐसे मत कीजिए सर, वो कहा था आपने वो बस। देखिए, एक तो सर्जियो गोर की जो टिप्पणी है उसको हम ट्रंप की टिप्पणी की तरह नहीं ले सकते। ट्रंप तो ऑफ द कफ कुछ भी बोल सकते हैं, सर्जियो गोर बहुत जिम्मेदार डिप्लोमेट के तौर पर देखे जाते हैं और स्पेशल असाइनमेंट के साथ उनको भेजा गया था। तो सर ने गजबी कहा। उनकी बात के दो तीन पहलू बहुत क्लियर है। एक तो डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन है कि अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के कह रहे हैं कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी बात, उन्होंने खुले मन से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला के साथ, और जिस तरह के सिक्योरिटी स्टेप्स है, बाकी जो स्टेप्स उठाए गए, उनकी तारीफ की। तीसरा, लेवल 4 की एडवाइजरी को अगर वो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं तो वो एक पूरी दुनिया के लिए भारत के संदर्भ में पॉजिटिव मैसेज है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर के जैसी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हुई है वही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन जरूरत यह है कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे। रिएक्ट करने से काम नहीं चलता, आप एक्ट करिए। आप पीओके में क्या कर रहे हैं, अब बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? एक्ट ही तो किया उन्होंने, वहां से दूतावास के बाहर से सब हटाया कुछ। कुल मिलाकर के ये भारत का जो स्टैंड है, भारत ने जिस तरह का डेवलपमेंट, चाहे वो विभाजन की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, यूटी बनाने की बात हो, कुल मिलाकर जिस तरह के स्टेप्स लिए गए, कश्मीर पर भारत के रुख और कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर थम्स अप है ये डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से। डेफिनेटली। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात हो रही थी, सर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको पूर्ण राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर ये होते तो ये सिक्योरिटी इतनी बेहतर ना होती। 70% आतंकवादी घटनाएं कम हो गई 370 हटने के बाद। 70% पत्थरबाजी गायब हो गई, बिल्कुल कम नहीं हो गई, वो गायब ही हो गई है पूरी तरीके से। सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी कम हो गई है, सिविलियंस की कैजुअलिटी कम हो गई है आतंकवादी घटनाओं के अंदर। तो ये सब कुछ हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने लेकिन कल एक ऐसा बयान दिया जिसकी तारीफ होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला से सवाल हुआ कि वो आएंगे, आप क्या बात करेंगे उनसे, ये मीटिंग से पहले का बयान है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुनना चाहूंगा कि उनको क्या कहना है, बाकी की उन्होंने कहा कि हमारे जो मसले हैं, जो हमारी जो कश्मीर की जो भी मांग है हमारी सरकार की, उसका हल उनके पास नहीं है, और ना मेरी ये आदत है कि मैं किसी और देश के सामने अपनी कोई शिकायत करूं। बेहतर बात कही। सुनिए। हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं, ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूं। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं, वो मेरी आदत नहीं है। तो इसमें तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना बयान का। लेकिन इनके पिता भी इस विचारधारा के हैं क्या? आप अभी पुत्र की बात कर लीजिए ना सर। इनका तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर है वो, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी इस बात को समझते हैं। कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में तो उमर अब्दुल्ला का व्यवहार कैसा होता, वो जानते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, प्रधानमंत्री देश का कौन है, गृह मंत्री कौन है, तो उन्हें पता है कि भाई इनकी लक्ष्मण रेखा क्या है। उनको अगर वो कहते हैं ना वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, तो उनको पता है जम्मू कश्मीर में बने रहना है तो भाई मोदी शाह जी के हिसाब से, देश के हिसाब से चलना होगा। अब वो देश नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि आप जो चाहे मनमानी कर लो। अब बदल गया है, जम्मू कश्मीर बदल गया है,
देश की राजनीति भी बदल गई है, तो अब ये लोग, इन लोगों का रंग भी बदल गया है जी। इन लोगों का रंग ऐसा तो हमेशा था नहीं। पहले इनका रंग कैसा था? चलिए ये पहले एक बार कहते तो थे- कह दीजिए, जो कहा वो ठीक कहा। नहीं, यही और इनके पिता कहते थे कि पाकिस्तान को शामिल करो, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना है तो पाकिस्तान से बात करो। ठीक है। यही लोग तो कहते थे ना कि पाकिस्तान की आप सहमति से इसको भी चुनाव मोदी करवाओ। आप इसको भी मोदी सरकार के रुख से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री मोदी का रुख है, केंद्र सरकार का दम है, जिसके कारण आप करेंगे कुछ स्वागत इस बयान का? है तो देखिए, रुख तो होता ही है, जैसी सरकार हो, जैसा देश हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस रुख का स्वागत इसलिए करना चाहिए कि इसमें जो एक लाइन उन्होंने बोली ना कि हमारे अपने देश की समस्या है, उसको हम दूसरे से शिकायत नहीं करें, ये इस देश के दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए। और चूंकि बार बार जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता बनाने के लिए कई बार कई तरह की बातें करते हैं, और फारूक अब्दुल्ला ने चूंकि बहुत एक्सट्रीमिस्ट बयान भी दिए हैं, तो फारूक अब्दुल्ला कभी कोई भजन भी गाने लगते हैं, राम भजन गाने लगते हैं। अभी हम लोग वंदे मातरम की बात कर रहे थे, अच्छा तब फारूक अब्दुल्ला के राम भजन में किसी को दिक्कत नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, इस देश में मुसलमानों को जानबूझकर हिंदू विरोधी और कई बार देश विरोधी भी मेरे बनाया आप जाता है। तो यहाँ निकल उससे गए। बचिए। इसको जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी से, कई लोग मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को नसीहत लेनी है ही चाहिए है ना, इनसे कांग्रेस को मैसेज है, नसीहत है। वही मैसेज ये है, कांग्रेस वही मैं को कह रहा हूँ मैं- कि विदेश में जाकर के अपने देश का दुखड़ा ना रोएं। वंदे मातरम से मैं जोड़ा। यही कह रहा हूँ कि इसका मैसेज तो वहां है कि भाई ये वंदे मातरम से मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ये सीधे सीधे नसीहत है, और इसका स्वागत होना तो ये तो जरूरी है, स्वागत के साथ समझने की भी जरूरत है। जो लोग ये नहीं समझते हैं, कई बार इस तरह की बात कर रहे होते हैं, और जरा सोचिए वो तो विदेशी धरती पे जाके जाने क्या क्या बोला है। और ये अब्दुल्ला फैमिली मोटे तौर पर देश के साथ ही रही है, समझे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, बाद में भी साथ रहे। तो यदि दोनों को भी शेख अब्दुल्ला का भी कश्मीर में जोड़ जो दो। आपके पास सर, अब available शेख अब्दुल्ला leadership से का उमर region अब्दुल्ला है, तक आते आते the बहुत best पानी। available options। ये बात मेरे ख्याल से सही शब्दों में कह दी। क्या? कश्मीर में जो रीजनल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप Best है, जिसके available वहाँ option। जनाधार है, हाँ। दे आर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक सर, बात है। अब आपने कह दिया तो असहमत कैसे हो जाए? वैसे वो भी यही कहते हैं, दुल्लत साहब, हाँ, दुलत साहब, वो भी यही कहते हैं। नहीं, दुलत साहब भी कई अच्छी बात करते हैं कभी कभी। अच्छा चलें, एक खबर बता रहा हूं, आपको मजा आएगा सुन के। अमेरिका में एसआईआर होने जा रहा है। जी हां, अमेरिका में एसआईआर होने जा रहा है, हो गया है बल्कि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान शुरू किया, जैसे हमारे यहां हुआ था ना, कई करोड़ उसमें इनवैलिड वोटर्स हटा दिए गए। अमेरिका में वोटर लिस्ट का रिव्यू हुआ और ट्रंप ने दावा किया कि 2020 के वोटर रिकॉर्ड और सिटीजनशिप रिकॉर्ड, इन दोनों का मिलान किया गया था, जिसमें 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स की जांच की गई, और इसमें 24,000 से ज्यादा नॉन सिटीजन वोटर्स निकले। तो इनका तो कम ही निकले। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अब बचे हुए बाकी 3 करोड़ 20 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी, जिसके बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, और भी फर्जी वोटर मिलेंगे, उनके नाम भी हम काटेंगे। और ट्रंप ने कहा कि यूएस सेंसस ब्यूरो 2020 के वोटर्स के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। इससे पहले उन्होंने कल ही पोस्ट किया था कि भारत में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला और सबके पास वोटर आई कार्ड है जिसमें उसकी तस्वीर लिखी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? और उसके अगले दिन ये खबर आ रही है कि उन्होंने एसआईआर भी करा लिया। सर ये मतलब ज्ञानेश कुमार जी से ज्यादा प्रभावित। ज्ञानेश कुमार जी को ऑब्जर्वर ना बना दे, सर ये कहते भी अमेरिका के चुनाव का ऑब्जर्वर ना बना दिया जाए। देखिए, ऑफिशियली ऑब्जर्वर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार से इंस्पिरेशन इलेक्शन तो ले कमीशन रहे हैं। भारत के वैसे सारी दुनिया भर में ऑब्जर्वर रहते हैं। इंस्पिरेशन तो ले रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन अब ट्रंप की मुश्किल यह है कि उनका दूसरा टर्म है, और अगर संविधान संशोधन नहीं होता तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का एक बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, देखने वाली बात। सर एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई जब हम सर्जियो गौर की बात करें, तो वो तस्वीरें ले लीजिए जरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बयान कश्मीर को लेके आया अमेरिका के राजदूत का, और आज या कल उनकी मुलाकात होने जा रही है दलाई लामा से। आज वो लद्दाख में है और दलाई लामा भी लद्दाख में। तो ये तो इससे भी ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंट दलाई लामा से मुलाकात होने जा रही है। दिमाग से उतर गई थी बात। ये उससे भी बड़ी खबर है। सर, दलाई दलाई लामा लामा से मिल से- रहे हैं वो 12 तारीख को शी जिनपिंग इंडिया आ रहे हैं। हाँ, वो ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं भारत में। नहीं पहले ये बताएं, ये कितनी बड़ी सर्जियो बात है। गौर का दलाई लामा से मिलना, जो अभी हमने पहले खबर चर्चा की, उससे ज्यादा बड़ी खबर है। क्योंकि कई लोग ये भी कह सकते हैं, मतलब कि भाई वो वहां जाएंगे तो ऐसी ही बात करेंगे, कश्मीर में आप गेस्ट के तौर पे जाते हो, लेकिन दलाई लामा से मिलना सर्जियो गौर का, भारत और दलाई लामा, भारत और तिब्बत, और भारत और चीन, तीनों जो रिश्तों सीधा को- चाइना को मैसेज है। हाँ, मैसेज है। तो इसलिए मैं इस खबर को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जो बात सर्जियो गौर ने कही है। दलाई लामा से मुलाकात करने की कांग्रेस मतलब यूएस जो है कभी इस तरह की कोशिश नहीं करता कि बेवजह का विवाद में वो देखिए पड़े। खबर यह है, यूएस एम्बेसडर गौर लाइकली टू मीट एज पर हिज करंट शेड्यूल
हिज होलीनेस दलाई लामा ऑन 21st of August in Leh at around 9:30 AM, कल सुबह 9:30 बजे ये खबर आई है। ये बड़ी खबर है सर। तो क्या सरयू गौर साहब ने क्या मन बना लिया है पाकिस्तान को भी, मतलब ये तो नहीं है कि मतलब पिछले एक साल से जो ट्रंप जो है भारत के साथ कर रहे हैं बयानों पाकिस्तान का में मसला ही नहीं है चीन मतलब दलाई लामा से मुलाकात। इसको अगर देखें तो ये अमेरिका चाइना के इक्विलिब्रियम की एक एक्सरसाइज है। वही इसको तो मैं आप कह रहा हूं कि वो चाइना का पाकिस्तान भर से न देखें, पाकिस्तान से नहीं है इसका पूरी रिश्ता। तरह से अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं, जिस तरह का शक्ति संतुलन या सत्ता संतुलन होता है और जो दोनों एक कोशिश करते रहते हैं, उसमें ये है। और इसको हम अपने लिहाज से अगर भारत के संदर्भ में देखें तो एक तो सीधे सीधे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात है। दूसरा अगर आप देखें तो अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि भारत अब उस जगह पर नहीं है जहां पाकिस्तान को कुछ करके उसको बैलेंस कर सके। आप ये समझिए, थ्रेट के तौर पर, संतुलन के तौर पर, तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक तरह से कहें कि हमारा जो अमेरिका से रिश्तों में है वो लेवल का अपग्रेडेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला नहीं रहा है, ओवरऑल। लेकिन जैसे राजकुमार जी ने कहा वैसे कि सर्जियो गौर साहब को ये सारी बातें ट्रंप साहब को भी बता देनी चाहिए। दलाई लामा से मिलने से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ना। सर बड़ा सेंसिटिव है लेकिन चीन चीन को फर्क पड़ता, ताइवान को लेकर ये कुछ बयान देते, ताइवान को लेकर करते। मतलब हमारे यहाँ ताइवान को लेकर जो सोचे वो तो अब न दलाई लामा को, न अमेरिका की इतनी हैसियत है न किसी की दलाई लामा को एस्टेब्लिश कर सके। वो पूरी तरीके से चीन का कंट्रोल हो गया है। वह दुनिया की कोई ताकत वहां पर हस्तक्षेप करके अपने कब्जे में नहीं ले सकती। आप मिल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। बात आपकी ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे वो ठीक है, मगर ये जैसे अमेरिका के मंत्री आके चढ़ाने वाली बात कलकत्ता में चले गए थे मिलने, मदर टेरेसा का मिलने चले गए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा सोच भी रहा है अमेरिका, ऐसे सिंबॉलिक कदम भी उठा रहा है। और डिप्लोमेसी में सिंबलिज्म ही तो बात है, मैसेज की एक खबर आप एक की और चर्चा कर लें, हम जब जम्मू कश्मीर की बात करें। एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, आपके फोन पर आई होगी सोशल मीडिया पर, लद्दाख की तस्वीर है। एक महिला टूरिस्ट ने खूब हंगामा किया। यह है मीना मार्ग चेक पोस्ट, रोड ब्लॉक थी, बैरियर लगा हुआ था। हो सकता है काफी देर तक वहां पर बैरियर लगा हो, कई घंटे भी हो सकते हैं, ऐसा वो बता रही थी हमने वीडियो में। टूरिस्ट को रोका गया था और वो भड़क गई। तो फिर वो अच्छा, वहां वो जिनसे बहस कर रही हैं वो सेना के लोग हैं और वो कह रही हैं सुरक्षा बलों से कि हम जेंजी हैं, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा देखना मैं इस मामले को पार्लियामेंट तक ना पहुंचा दूं तो हमारी तनख्वाह, हमारी टैक्स से सेना को तनख्वाहें मिलती हैं। यहां जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। हम 5 घंटे से यहां पर फंसे हुए हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर वो कुछ बहुत गलत बोल गई। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों के साथ तो ऐसा करते ही थे, अब ये यहाँ के आने वाले टूरिस्ट के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। इस वीडियो की बड़ी चर्चा भी हो रही है और इस बर्ताव की बड़ी आलोचना भी हो रही है। सुन लीजिए। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। ये तो हुआ, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बोला, मैं कितना सुनाऊं, मैंने बातें वो टैक्स वाली बात भी बोली, ज्यादा काम किया। इसके बाद वहां से जो सेना के सीओ हैं, कर्नल रैंक के अफसर, उनकी गाड़ी आई। उनकी गाड़ी तो निकलेगी ना, उस गाड़ी को भी रोक दिया इन्होंने। कर्नल साहब को गाड़ी से उतर के आना पड़ा इनको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं मानी। जितना वो प्रकरण पूरा हमने देखा है, अब त्रिपाठी जी ने इसको स्टडी किया है पूरे मामले को, क्या था इसमें? स्टडी किया मैंने तो अभी देखा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेनजी के नाम पर ऐसी बेहूदगी हो रही है। और सच बात यह है कि सेना को एफआईआर दर्ज करके, और ये जो महिला हैं, और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो इनके बारे में जानकारी है, मैं तो ये शायद टैक्स नहीं देती। पहला तो ये जानना जरूरी है, ये अलग किस्म की जानकारी है। घर परिवार से ठीक हैं, किराया उराया अच्छा आता है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पता करना चाहिए कितना टैक्स देती है। अब जो मूल बात है, और ये चूंकि ये मैंने देखा तो जिसके नाम से उसी को मैं बता रहा हूँ, ये बाइकर गर्ल कंचना है, झारखंड की आदिवासी लड़की है और बहुत कमाल की सोलो राइडर है ये। इन्होंने कुछ क्या बताया, ये मीना मार्ग लद्दाख ये चेक पॉइंट है, यहां जितने लोग जाते हैं सबको इजाजत है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सबसे पहले तो जहां रजिस्ट्रेशन होगा वहां भीड़ लगेगी। दूसरा, चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड नैरो रोड है, ये जोजिला पास की तरफ जाती है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, चूंकि यहां वन वे ट्रैफिक करना पड़ता है।
सबसे पहले एम्बुलेंस, उसके बाद आर्म फोर्सेज, और तब टूरिस्ट को इजाजत दी जाती है। हेवी व्हीकल को उनके भी बाद इजाजत दी जाती है, जो इन्होंने स्पष्टता से बताया। क्योंकि यहां काम भी बहुत चलता रहता है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है इसमें बीआरओ हमेशा काम करता रहता है, तो उसकी वजह से कई बार जो लोग खड़े हैं उनको जानकारी नहीं है। आप तो घूमने गए हैं, लेकिन जो वहां पर लोग हैं चेक पोस्ट पे उनको जानकारी होती है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। बीआरओ और सेना बाकायदा मॉनिटर करती है, और एक भी पर्यटक जो जा रहा हो उसको किसी तरह के नुकसान ना हो, किसी तरह की मुश्किल ना हो, क्योंकि आपको सब कुछ पर्यटकों की मिलेगा। सुरक्षा के लिए तो करते हैं। सुरक्षा नहीं सर, सुरक्षा ही एक नहीं, जरूरी वहाँ पर- जानकारी सौरभ जी, आगे जाएंगे तो एकोमोडेशन नहीं है, इसीलिए ऐसे किया जाता है कि जितने लोग जाएं वो लौटे, वापस भी आ पाएं। और ये जो इन्होंने किया है ये सुरक्षा के साथ भी खतरा है, और ओवरऑल कहें तो मतलब जो आजकल ये Gen Z कहना के कि नाम ये कश्मीर के साथ, ये कश्मीरियों के साथ ये करते थे, अब टूरिस्टों के साथ ये कर रहे मैं हैं। कह तो रहा विदेशी हूं मीडिया कि उसको उठाएगा सर, कि देखिए एफआईआर वहाँ के की देश के जानी नागरिक चाहिए क्या बोल रहे हैं, और सेना क्या मामला करती है। दर्ज करके कानूनी इस कार्रवाई पर जेंजी बोला ना उन्होंने, हम जेंजी हैं। देखा नहीं क्या किया दिल्ली में। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर लिखा। अब उमर अब्दुल्ला किसी भी लिहाज से जो है वो जेंजी मूवमेंट से खुशी हुए होंगे जो दिल्ली में हुआ। उन्होंने लिखा कि जेंजी हैज बिकम द न्यू, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। बस बिल्कुल पहले लोग कहते हैं जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसे ही ये जेंजी की धमकी दे रही हैं, जानते नहीं हो मैं जेंजी हूँ। ये हासिनी जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब कश्मीरी लोगों को लेकर कहा है कि सेना इनके साथ करती होगी, और इस तरह का वीडियो अगर विदेशी मीडिया उठा के बोले कि देखिए भारत के एक नागरिक किस तरीके से बोले, देशद्रोह का मामला है, सेना का मनोबल गिराने का मामला है, और वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई वहां कोई कैजुअलिटी ना हो, जो लोग आ रहे हो उनको तकलीफ ना हो, काम हो, आप घूमने आए हो। आप जिस तरीके से सेना पर हमला कर रहे हो उसके बाद भी देखिए कि किसी भी सेना के जवान ने, अधिकारी ने बदतमीजी नहीं कही, सेना ने पूरा समझाते रहे। सर, वो कर्नल से उलझ रही थी, फिर भी वो सबसे सीओ से, और लोगों को भड़का आपको रही बता थी। दूं मैं, नहीं, और सबसे बड़ी सेना बात का लोगों सीओ को भड़का रही थी सर, सेना चलो का आप सब लोग गाड़ी लेके आइए अपन यहाँ से वो निकलते हैं, कर्नल बैरिकेड साहब तोड़ को के। सल्यूट है कि उन्होंने इतना संयम बरता उस इलाके में, उस जोन में। वहां का सीओ सर वो गाड़ी समेत ले जाता है इनको, और कोई कुछ नहीं कर सकता ना, उनके पास इख्तियार है, he has the right। मैं यही निवेदन करूं कि आप पता नहीं गए कि नहीं गए, वो हमेशा ही एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब कोई सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं कि छुपाना है कुछ, वो पूरा आप वहां मैं ये कह रहा हूं, जाकर इन्होंने जेंजी के नाम पे बोल दिया। अरे कोई तो अपने मन में कोई रेड लाइन होती होगी कमाल है कि मैं इसके खिलाफ कुछ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, या बोलनी भी हो तो मैं किस तरीके से बोलूंगा। वो आपके मन के अंदर वो है ही नहीं। ये जिस फिल्टर ही नहीं है। इस पे कांग्रेस जनता पार्टी का बयान आया क्या? आया उनका, सौरभ दास का, कि इसने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने बोला? उन्होंने भी देखा होगा ये वीडियो, अभिजीत दीपके ने भी देखा होगा कि वो जेंजी की बात करी, मतलब वो किसको कह रही कि पार्लियामेंट तक बात लेकर जाऊंगी। पहले तो ये कोई जेंजी की ठेकेदार नहीं है कि सबकी तरफ से बोले, नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला, संदेश तो देने की उसने यही कोशिश की अभी जंतर मंतर को लेकर। दो काम सरकार को करना चाहिए। एक तो ये कि इसके खिलाफ ये उकसाने, भड़काने, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से सरकार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करना चाहिए, की जरूरत नहीं। ठीक है, ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मसलों पर सरकार को अपना जो दम है ना वो ठीक से दिखाना चाहिए। फिर जेंजी की धमकी की तरह इस्तेमाल होगा अब। मुझे लगता है दुखद है। एक तो जिस तरह का सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती राज्य है, सिक्योरिटी के हालात, चैलेंजेस तो अभी भी है ही ना, तमाम सुधार के बावजूद। क्लाइमेटिक चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, केवल वो सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट किए सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो आपकी और देश की सेफ्टी के लिए किए, वो अपने कंफर्ट के लिए नहीं किया। और जहां तक सवाल है कि टैक्स से सैलरी मिलती है, टैक्स से सैलरी तो प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, सबको मिलती है, तो वो एक अलग सिस्टम। और सेना वाले भी टैक्स देते हैं भाई, वो भी टैक्स देते हैं। तो आप गलत चीजों को गलत तर्क के सारे को तर्क दे रहे हैं, और आपको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जो आर्म फोर्सेज वहां बिल्कुल विपरीत हालात में, वो सामान्य स्थितियां नहीं है वहां, भौगोलिक दृष्टि से भी, मौसम की दृष्टि से भी। अच्छी लाइन किया उमर अब्दुल्ला ने जो मैसेज लिखा, उन्होंने बहुत समझदारी से ट्वीट किया। मुझे लगता है उनके कहने के बाद बचता नहीं है। जैन जी, अगर आप हैं, आप जागरूक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही ज्यादा है देश के प्रति। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल बैठक हुई थी, हमने खबर आपको बताई उसमें क्या क्या हुआ। वंदे मातरम को लेकर तय हुआ कि हम केवल 2 ही पैराग्राफ गाएंगे, और भी बातें हुई। 88 नेता थे सीडब्ल्यूसी में, एक के अलावा एक चेहरा गायब था, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े फोरम से दूर रहे। वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में कल शामिल नहीं हुए, और उन्होंने सफाई में ये कहा कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए वो बैठक में नहीं शामिल हो पाए थे। लेकिन उनकी नाराज़गी तो अब सब जानते हैं। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उनको लेकर जब से वो पंजाब के अध्यक्ष बने तब से चन्नी जी नाखुश हैं, तब से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
पार्टी में लगातार बगावत करने वाले लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं कि ये मंजूर ही नहीं है हमको, चन्नी जी को सीएम फेस बनाओ या प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। अब पूरे मामले पर जब ये मामला बड़ा बन गया कि चन्नी जी क्यों नहीं गए दिल्ली, क्यों नहीं आए, तो चन्नी जी की सफाई आई है। तो सुनिए चरणजीत सिंह चन्नी क्या कह रहे हैं कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्यों नहीं गए। PWC मीटिंग हर महीने ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। बताइए समीर जी क्या बात थी, क्यों, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आ जाते CWC में, क्या था? नहीं होता है कि वो जिस तरीके से उनका पार्टी के साथ रिश्ता चल रहा है और जिस तरीके से पार्टी उनकी बात को सुनवाई नहीं करी है, वो कह रहे हैं कि भाई राजा वड़िंग को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाइए या मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। पार्टी ने दोनों चीज़ों से उन्हें मना कर दिया है। और खबर यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले भूपेश बघेल ने उनको फ़ोन भी किया था एक दिन पहले और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि वो बैठक में आए, क्योंकि पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर चन्नी नहीं आएंगे तो ये मामला बनने वाला है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की चन्नी को कहने की, लेकिन चन्नी ने आके बता दिया है कि उनके और पार्टी के रास्ते लगभग अलग हो गए। अब यह पार्टी को तय करना है कि उनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल देती है या कारण बताओ नोटिस जारी करती है या चन्नी खुद छोड़कर चले जाते हैं। ये देखने वाली बात है। पार्टी का समस्या ये है कि चन्नी सांसद भी है, चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली नेता भी है, दलित के लीडर भी है, दलितों के अंदर संदेश भी चला जाएगा। तो पार्टी दुविधा में है कि चन्नी पे कार्रवाई, अनुशासनहीनता की कार्रवाई करे या ना करे, और पार्टी अंतिम समय तक उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। कल भी यह कोशिश की गई थी कि वो बैठक में आए, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट मना कर दिया था। ये एक बहाना है कि उनका पेपर था, आते तो वो 1 घंटा अटेंड करके चले जाते, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। कौन सा खुद लिखना था उन्होंने? खुद लिखना था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने संदेश पार्टी को दे दिया कि जब तक आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरी बात को गंभीरता से नहीं लोगे, मेरा और आपका रास्ता अलग अलग होगा। और मुझे लगता है कि अब पार्टी को तय करना है कि चन्नी को मनाना है या चन्नी के रास्ते। तो वहां ना जाके चन्नी ने बात बढ़ा दी और चन्नी तय कर चुके हैं कि भाई फैसला आप कर लीजिए, मैं पार्टी में रहूंगा तो मैं अनुशासनहीनता करता रहूंगा, पार्टी के लिए ऐसी स्थिति क्रिएट करते रहूंगा, फैसला आप करो कि मुझे कब तक। सर क्या है चन्नी जी के मन में, है क्या? अभी पीछे कहा था उन्होंने सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है सौरभ जी। सवाल कुर्सी का है, कुर्सी के लिए लेकर ही सारी चीजें होती हैं। चन्नी के दबाव में कांग्रेस नहीं आएगी, ये बात बहुत स्पष्ट है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राहुल गांधी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसका मैसेज क्लियर है कि आपके दबाव में तो नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस एक्शन इनिशिएट करेगी, मुझे लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि उसका उनको कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिल जाएगी। वो चन्नी को भाव देना बंद कर देगी और चन्नी के सामने विकल्प बड़े सीमित रह जाएंगे। या तो जो उनको यहाँ दिया जा रहा है मान सम्मान जो भी, उसके साथ वो सर्वाइव करें, उसके साथ बने रहें, या फिर अपना रास्ता अलग कर लें। कांग्रेस अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान इसमें कांग्रेस का ही होना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 5 साल पूरे होने वाले हैं सत्ता में। जो भी एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कांग्रेस ही उठाने की स्थिति में है, क्योंकि जमीन पर उसका जनाधार भी है, सत्ता में भी रही है, नेतृत्व भी उसके पास ठीक ठाक है। तो कांग्रेस को ये जरूर कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि उस नुकसान की भरपाई वो कैसे चन्नी नुकसान करेंगे मोटी बात डेफिनेटली करेंगे, नुकसान कम से कम हो, ये कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए। बंगाल से खबर है, 2 खबरें चलता रहेगा इशू जब तक आप ये मानेंगे कि चन्नी जी कांग्रेस में। पहले आपको भी समझना है सर, मुझे तो खबर दिखानी है, मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा उनको, बताइए। नहीं ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये चलेगा तब। या आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि आप ये मानते हैं कि चन्नी जी कांग्रेस में। मैं मानता हूँ सर। ठीक, तो अच्छा, चलता रहेगा। टीएमसी की बात कर लेते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के खबर है, वो मुश्किल में है। एक मामला उनके खिलाफ है, महिलाओं का खिलाफ अपमान, हेट स्पीच देने का मामला। अब उसमें अदालत ने महुआ मोइत्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की कृष्णानगर कोर्ट ने, यहीं से सांसद हैं, टीएमसी की सांसद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। महुआ पर अपने बयान से धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप है। कोर्ट ने कई बार उनको पेश होने के लिए समन भेजे, लेकिन बार बार समन दिए जाने के बावजूद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अदालत में नहीं आई। इसके बाद कोर्ट ने महुआ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इनके वकील कोर्ट में थे। कोर्ट ने पहले यह कहा कि वो नहीं आ रही हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम उनका खिलाफ वारंट जारी करें। तो उनके वकील ने कहा कि लॉर्ड महुआ मोइत्रा कभी कोर्ट में नहीं आएंगी। जब ये कहा गया कि हम वारंट जारी करेंगे, तब भी उनके वकील ने कहा कि वो कोर्ट में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें यह आशंका है कि वो अदालत में आए तो उनके साथ अदालत के बाहर बदसलूकी होगी। आप याद कीजिए, इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि मुझे फिजिकल पेशी से छूट मिले। तो
सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं थी वो बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ लोगों ने गोलियां खा ली आज़ादी के लिए, आप अंडे नहीं खा सकती, यही बोला था कोर्ट ने। तो वो बात अब हाई कोर्ट के सामने गई है, तो महुआ मोइत्रा ने इनकार कर दिया कि मैं कोर्ट के सामने नहीं आऊंगी। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, फिर हम आपको गिरफ्तार कराएंगे। फिर गिरफ्तार करेंगे तो फिर तो कोर्ट में लाना ही पड़ेगा। मामला बढ़ गया त्रिपाठी जीतने में। नहीं, लेकिन ये सचमुच कोई प्रिविलेज है क्या? ठीक है, आपको संसदीय प्रिविलेज था तो आपने उस प्रिविलेज को एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पासवर्ड दे दिया, तो आप ऐसे प्रिविलेज का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। संसद सदस्यता जा चुकी है भाई, और आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं हाजिर होंगे क्योंकि मेरे ऊपर कुछ फिजिकल अब्यूज हो सकता है। आप कहिए अदालत से कि ठीक है हमको सुरक्षा चाहिए, हम सुरक्षा में आएंगे। ये तो कहां से हो सकता है कि कोई अदालत है उसमें आप कह दें कि हम आएंगे ही नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे मामले में तो बस एक ही रास्ता बनता है कि पुलिस गिरफ्तार करे और लेकर आए, तो वो वाली भी चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो अंडा वंडा नहीं पड़ेगा, पुलिस वैन में आएंगी तो पुलिस वैन पे अंडा पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक तरह से विकल्प वहां पहुंचा दिया है जहां कोई रास्ता बचता नहीं। इनकी चिंता, दुर्भाग्यपूर्ण, इनकी आशंका पर क्या कहना है आपको? ये तो हो रहा है ना, लेकिन बंगाल में नेताओं के साथ तो हो रहा है। कह रहा हूं आशंका। अच्छा ये बताइए, इतने दिनों से हम लोगों ने कितनी खबर देखी, कहीं कहीं बीच बीच में कोई कोई खबर आती है। नहीं, इनके साथ याद कीजिए इनके पार्टी कार्यालय में क्या हुआ था। लेकिन ये कहना कि हम इसके आधार पर कहीं अदालत में नहीं जाएंगे, कहीं निकले, ये दूसरी जगह नहीं जा रही, ये किसी और कार्यक्रम में, किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा रही। क्या ये घर में कोई बंद हो गई या कोई बख्तरबंद बना लिया वहां बैठ गई? ये एक कुतर्क है जो आप देश की कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से अगली खबर यह आई कि मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर हटाने का काम वहां पर चल रहा है, इसको लेकर एक याचिका, इसके खिलाफ एक याचिका आई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन भी आया है और उन्होंने कहा कि बंगाल में सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश नाकाम हो गई है। इस पीआईएल में यह दावा किया गया था कि पुलिस अधिकारी मस्जिद कमेटियों के साथ बैठकर उन्हें मौखिक रूप से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कह रहे हैं। याचिका में यह इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस बिना किसी लीगल नोटिस के धार्मिक जगहों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर्स और माइक्रोफोन्स हटा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट पुलिस के जुबानी निर्देशों पर कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो आज याचिका यह थी कि लिखित में ऑर्डर नहीं होने के बावजूद जुबानी मजबूर किया जा रहा है मस्जिद कमेटियों को लाउडस्पीकर हटाओ। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई अब कोई वर्बली चीज है तो उस पर हम क्या कह सकते हैं, जब तक कोई लिखित में नहीं है तो हम क्या कहेंगे। कोई ऑर्डर नहीं है तो किस चीज पर फैसला करेंगे? तो यही कहा उन्होंने। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश थी। इसमें जो वो ऋतुव्रत बनर्जी वाला गुट है ना, टीएमसी का बागी गुट, उसमें वो भी आ गए हैं। अब बॉबी हकीम, क्या नाम है सर उनका पूरा, कलकत्ता के मेयर थे जो फिराद हकीम, उन्होंने ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इस पर थोड़ा सख्ती ना करें इस बात पर। लेकिन कोर्ट ने इसको वो नहीं किया। कोर्ट ने तो इसलिए नहीं किया, मतलब वो तो एक टेक्निकल वजह है कि भाई कोई ऑर्डर यदि होता तो वो उस पर संज्ञान लेकर और कोई बात करता। लेकिन सरकारों के लिए मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि एक जनरल रूल बनाना चाहिए, और सोसाइटी में कोई भी कम्युनिटी हो उसको ये महसूस ना हो कि उनके खिलाफ कोई इंटेंशनली कोई काम किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ किया जा रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। सिर्फ बस ये मैं कहना चाहता हूँ। लाउडस्पीकर उतर रहे हैं तो सब जगह से उतरे, तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा नहीं लगेगा, बात ओके ठीक है। लेकिन योगी जी ने तो सबका उतारा था, फिर भी बुरा लगा था। तो फिर आपके बुरा लगने का आपके पास लॉजिकल तो रहता है ना, जब सबके माइक उतरता तो सबका ही है ना। ऐसा थोड़ी ना, आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि मस्जिद का उतार दो। आप तो कहते हैं भाई ये नियम कानून है, इसके तहत ये लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, इसके तहत इससे ज्यादा शोर होगा तो कानून के दायरे में होगा। कभी ऐसा नहीं होता कोई मुझे एक आदेश दिखा दीजिए जहां कहा गया हो सिर्फ मस्जिद का उतरेगा, ऐसा तो होता ही नहीं। अब अगर आप कोई ऐसा आदेश जारी भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। झारखंड की खबर आपको बताता हूं। झारखंड में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उलझे रहे थे हेमंत सोरेन। अब वहां उससे जुड़ी हुई खबर तो यह है कि सरकार को यह लगता है कि अब ये चुनिंदा लोग वहां पर स्टेडियम में प्रदर्शन करने वाले छात्र रह गए, ये भी देर सवेर उठ जाएंगे। हमने इनकी सारतन मांगे मान ली, और आप देख रहे होंगे कि अब वहां से बहुत जोर शोर की आवाजें आ भी नहीं रही हैं कि सीबीआई की जांच की मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा अब लोग कह भी नहीं रहे। तो ऐसा लगता है कि उसका ज्वार उतर रहा है धीरे धीरे प्रदर्शन का। लेकिन दूसरा एक मुद्दा बड़ा बना लिया है हेमंत सोरेन ने, और वो मुद्दा है खान और खनिज संशोधन विधेयक का। सेंटर ने यह बिल अभी इसी सत्र में पास किया। उसमें यह था कि जो वहां से खनिज निकलेंगे माइनिंग से, उस पर राज्य सरकारें कोई अतिरिक्त टैक्स या सेस नहीं लगा सकती। इस पर
उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ी आपत्ति जताई थी, नवीन पटनायक ने। हेमंत सोरेन ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई थी और अब हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ इस पर मोर्चा भी खोल लिया है। केंद्र के इस बिल के कानून के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन की तैयारी की है। इसकी रणनीति बनाने के लिए आज रांची में जेएमएम की केंद्रीय समिति की मीटिंग हुई और हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ जिले के लोग भी थे। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति के प्लान पर चर्चा हुई। जेएमएम की इस मीटिंग में ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक केंद्र के कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है और जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति भी बनाई है। उनका प्लान है कि अगर केंद्र ने कदम पीछे नहीं खींचे तो झारखंड से एक भी खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप सोचिए इसका मतलब कि राज्य सरकार माइनिंग से निकले खनिजों को अगर अपनी सीमा के बाहर जाने से रोक दे तो ये तो सीधा टकराव है सेंटर के साथ, केंद्र के साथ। नहीं, वो कह रहे हैं हम इस हद तक जाएंगे। ये मामला इतना सहज और सरल है नहीं, इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सवाल है, राज्य के लगातार सिकुड़ते हुए आय के स्रोतों का सवाल है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरह की चुनावी रेवड़ियां बढ़ रही हैं, ज़्यादातर राज्य कर्ज के बोझ के तले डूबे हुए हैं और उनके जो आय के स्रोत हैं वो सीमित हैं। तो अगर केंद्र सरकार सीधे सीधे राज्यों के जो खनिज संपदा है उसको भी अपने नियंत्रण में ले लेगी या राज्यों में राज्यों का अधिकार या राज्यों का हिस्सा उसमें कम होता जाएगा या वो पूरी तरह केंद्र पे वैलिड कंसर्न मैं कह रहा हूं, ये टकराव तो ये सीधा टकराव बनने जा रहा है। बिल्कुल टकराव बनने जा रहा है, लेकिन उसका तरीका यही है कि केंद्र को राज्यों की बैठक बुला करके ऐसे मसलों पर एक दूरगामी कोई रोड मैप तैयार करना चाहिए। सेंटर को पहल करनी चाहिए इसको सुलझाने की। सर बोलिए। देखिए, हेमंत सोरेन का कहना है कि भाई हम जो शुल्क लगाते थे उससे जो पैसा आता था उससे हम यहाँ पर एजुकेशन पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, तमाम सरकारी हमारी योजनाएं जो फ्री की स्कीम हमारी चल रही है उसके लिए हम पैसा इन्हीं टैक्स लाकर वसूल कर देते और वो फ्री योजनाओं को हम देते थे। अब सरकार अगर केंद्र सरकार एक कानून लेकर आएगी तो वो हमारी आर्थिक स्थिति को बुरी तरीके से बाधित करेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से कहा है कि वह इस मामले को लेकर सड़क पर उतरेंगे और घेराव करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने ये कहा है कि भाई वो वाहन वहां से हम पास नहीं होने देंगे, वो बड़ी बात लेकर जाएंगे क्योंकि पुलिस हमारी, प्रशासन हमारा है। जो वहां पर खदान करने आएगा वो अपने रिस्क पर आएगा, उस पर हमला हो, उसकी लूट हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ऐसे में जो माइंस करने वाले ठेकेदार जाएंगे वो भी सोचेंगे जब राज्य सरकार की पुलिस ही हमारे साथ सहयोग नहीं करेगी तो क्या करेगी। और कल इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड के 8 नेताओं ने बैठक करी है। जो प्रदेश अध्यक्ष साहू है उनके साथ चंपई सोरेन थे, उनके संग बाबूलाल मरांडी थे। 8 बड़े नेताओं ने बैठक की है और उन्होंने बताया कि मामला को किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब इस मामले को लेकर क्या करना है। मतलब बीजेपी के झारखंड के नेताओं ने मीटिंग की है। हाँ, बीजेपी के झारखंड के 8 नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर अमित शाह के साथ 1 घंटे बैठक की और ये मामला विशेष रूप से चर्चा में आया है कि हेमंत सोरेन अगर ऐसा करेंगे, प्रदेश की जनता को अगर ये अपडेट करेंगे कि भाई आपको जो मैं फ्री में पैसा दे रहा था स्कीम योजनाओं में वो केंद्र सरकार के कारण में आपको देने का संभव नहीं होगा, तो जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए तो उसका कैसे काउंटर करना है। अब इसको केंद्र को सर ने ठीक कहा कि मिल बैठ के इनके साथ सभी राज्यों के साथ बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए, उनके कंसर्न्स को भी देखना चाहिए कि हेमंत सोरेन के रिएक्शन को केंद्र सरकार के फैसले के रेफरेंस में देखना चाहिए। बिल्कुल वही कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उस तरह से एक्सट्रीम नहीं, और वो एक बोलने को हम हमेशा एक्सट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बात को उस तरह से करते हैं। उनको अपनी बताता हूं आपको बीजेपी के नेता मिले होंगे ना अमित शाह जी को, उन्होंने यही समझाया होगा कि ये आप मत करो, ये हाँ ये मत, बिल्कुल ठीक बात है। उनको भी उसी प्रदेश में राजनीति करनी। एक थोड़ा सा अतिरिक्त टैक्स लगाने के से रोका है, लेकिन अगर ये रोक देंगे ना तो स्टेट का रेवेन्यू एकदम ही नील हो जाएगा। सर वो ऐसा होने वाला नहीं, हाँ नहीं होगा, यही मैं कह रहा हूं कि अभी भी बड़ी हिस्सेदारी सीधे सीधे राज्य के ही पास आती है और जो अलग से लगाने की बात है कि जिसको हम कहते हैं ना कि अलग से आप कोई टैक्स लगा दें, सेस लगा दें, जो कई बार मतलब राज्य सरकारें करती हैं और चूंकि वहां खनिज संपदा, ये इसलिए है कि स्टेबिलिटी रहे पॉलिसी के लेवल पर। ये नहीं हो कि आज हमने किया, किसी को खदान का ठेका दिया और कल वो गया, कल आपने कहा कि 2% एक्स्ट्रा देना है। हाँ। तो ये ना हो। तो अच्छा कि आप क्लियर कर रहे हैं कि अभी वहां से जो भी माइनिंग के बाद खनिज निकलता है उसका कोई फॉर्मूला है सेंटर और स्टेट के साथ, और वो बहुत डिवीजन का, मतलब एकदम डिवीजन का बहुत क्लियर कट सरकार ने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। समस्या क्या है, सरकार कब देगी, सरकार तय करेगी ना। पैसा सरकार कब देगी राज्य सरकार को, जो खनिज का उसका हिस्सा है ये सरकार तय करेगी। 2 महीने बकाया पड़ा रहता है, सालों नहीं देती सरकार, आप क्या कर लोगे, सरकार से कौन पूछने वाला है, हम नहीं देंगे। वो जीएसटी में अपने राज्यों का अभी सरकारें कहती रही कि हमको जीएसटी का हमारा बकाया नहीं देते, सरकार नहीं देगी। 6 महीने आप क्या कर लोगे, साल भर नहीं देगी, आप क्या कर लोगे। ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होता है कि नहीं देती है तो जो फाइनेंस कमीशन है उसके बाद राज्यों का हिस्सा
कर में, केंद्रीय कर में बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यही सरकार है जिसने जीएसटी का कंपनसेशन 5 साल तक दिया, इसकी वजह से जीएसटी लागू हो सका। ये 2 तथ्य है। बाकी राज्य और केंद्र के बीच में एक तय फार्मूला होता है जो फाइनेंस कमीशन सभी चीजों में है और उसके आधार पर तय होता है। ऐसा नहीं कोई मनमानी से, मतलब मनमानी नहीं हो सकती, ये टकराव नहीं होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर में। महाराष्ट्र की खबर देखते हैं। ये सब नुआंस वाली खबर है कि इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं देख सकते। ये भी ऐसी खबर है। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों के मराठी भाषा जानने का मुद्दा इस वक्त काफी चल रहा है। सरकार की ओर से जो भी वहां पर नॉन मराठी लोग हैं जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाते हैं, उनको 100 दिन की मोहलत दी गई थी कि आप मराठी सीख लीजिए। वो मोहलत खत्म हो गई। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवरों पर लाइसेंस या परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई हो या उनको एक मौका और दिया जाए। कांग्रेस ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मराठी का सम्मान होना चाहिए और सभी को मराठी सीखनी ही चाहिए, लेकिन जिन ड्राइवरों को भाषा नहीं आती उन्हें सीखने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं सब लोग, उनके साथ ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए। हम भी ये पढ़ रहे थे कि सरकार ये कर सकती है। अब तो पहले तो ये होगा कि आरटीओ के इंस्पेक्टर जो हैं वो जगह जगह जाकर के पूरे प्रदेश में, और ये संख्या लाखों में है, तो ये जगह जगह जाकर के ऑटो टैक्सी वालों से जो नॉन मराठी हैं उनसे पूछेंगे, टेस्ट लेंगे एक तरीके से मराठी का कि भाई आम बोलचाल लायक भी मराठी आती है कि नहीं आती है। मामला ये है कि भाई जो वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मराठी ही जानता है। तो आपको इतनी मराठी तो आनी चाहिए कि आप उससे बोलचाल, उसकी बात समझ लो, अपनी बात समझा दो, इतनी। कोई ये नहीं कह रहा कि आप फ्लुएंट मराठी बोलिए। ज्यादातर ऑटो रिक्शा वाले भी इस हक में हैं कि भाई हमको टाइम दे दीजिए, हम एक टाइम में सीख लेंगे। कुछ एक लोग कहते हैं कि अब इस उम्र में कोई नई चीज नहीं सीखी जाती। तो आरटीओ वाले देखेंगे कि इनको काम लायक मराठी आती है कि नहीं आती है। जो लोग नहीं सीख पाएंगे शायद 30 दिन की मोहलत और दी जाएगी। उसके बाद भी जो नहीं सीख पाएंगे फिर वो नहीं चला पाएंगे ऑटो रिक्शा और टैक्सी। अब ये है कि इसको आप किस नजर से देखते हैं। मौका दिया है सरकार ने, और सरकार भी कोई मनसे वाली विचारधारा वाली सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। तो मौका दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीखना जरूरी है मराठी। आपको बताइए सर, आप ही मराठी। 70% ऑटो चालकों को, मैं कह रहा हूँ 80% लोगों को काम की मराठी आती है। लंबे समय से वो महाराष्ट्र के अंदर ऑटो टैक्सी चला रहे हैं। कोई ऐसा तो ही नहीं कि अभी 2 महीने पहले, 20-20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल से जो चला रहे हैं। और मराठी को मलयालम या तेलुगु जैसे तो इनमें मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियंस है, नॉर्थ इंडियन है। और बेसिक उनको और कितना कम्युनिकेशन चाहिए बैठने वाले से। सिर्फ वो एड्रेस बताता है, मीटर डालता है। बोल के बताओ ना सर, मान लीजिए मैं ऑटो वाला हूं, बोल के बताइए। आपने मेरे को रोका, आप क्या बोलोगे? चलो मुझे अगर कहीं जाना है, चेंबूर जाना है, तो मैं इतना कहूंगा कि चेंबूर चला, इतना बोलूंगा। इतना तो समझ में आएगा, इतना वो समझ में आएगा। और अब मुझे बोलना नहीं, मैं नहीं चलूंगा। 90% ऑटो वाले मना नहीं करते। वहां तो मीटर सिस्टम नहीं करते। मराठी में कैसे? मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नहीं जाना। अब अच्छा, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो आप नहीं समझोगे ये बात? नहीं समझ जाऊंगा। हिंदी में भी समझ जाओगे ना? हिंदी में भी समझेंगे और उसने मराठी में भी कह दिया कि नहीं जाना। जनरली 80% ड्राइवर कहते हैं व्यस्त है, नहीं जाना। 4 शब्द रहते हैं, उनको पता रहता है। जैसे सर ने बोला, और जब से ये लाखों नॉन महाराष्ट्रियन ऑटो टैक्सी ड्राइवर काम लायक जानते हैं मराठी। ऐसे ही वहां के महाराष्ट्रियन लोग भी तो काम लायक हिंदी जानते ही हैं। सब जानते हैं। फिर विवाद क्यों है? नहीं, लेकिन विवाद अब ये वोट बैंक की राजनीति है ना। प्रताप सरनाईक जो है वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी के मंत्री है। उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं, मनसे और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मराठी भाषा को लेकर कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी की के नेताओं को लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मराठी वोट बैंक चला जाए। तो मराठी को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों को उनकी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा आना चाहिए, उसको लेकर दबाव डाल रहे हैं। और 30 दिन का समय बढ़ा भी रहे शायद वो। देखिए, भाजपा सरकार का आदेश है। मैं तो 4 साल मुंबई रहा हूं और कहीं ऐसी कोई दिक्कत, मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन 4 साल रहते अच्छे से समझने लगा था। और थोड़ा बहुत मतलब आप बोलने भर का जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए इस वाले मसले पर बात करते हैं। बड़े अच्छे समीर जी ने समझाया और सब लोग जान लीजिए मराठी हैं ये। तो सबसे जरूरी क्या था भैया, तुम इतना ही अगर सरकार को समझदारी होती तो एक छोटा सा बोर्ड सिर्फ हर ऑटो के एक तरफ लगवा देते। क्या? कहां चलोगे, कितना किराया, नहीं जाना है, अच्छा चलेंगे, और नहीं का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। इतनी ही तो बात करनी है। किराया भी मीटर, और वहां किराया मीटर पर है। तो कुल मिला के कहां जाना है, बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ है। ऐसा भी नहीं होता। कई बार आपको कई बात समझानी पड़ती है, इस रास्ते से नहीं चलो, उस रास्ते से चलो, पर बहुत सी बातें करनी पड़ती है कई बार। सर मैं फिर कह रहा हूं, ये हम लोगों को भ्रम है। मुंबई में ऑटो टैक्सी के चलने की कोई समस्या नहीं है। और आज तक मतलब 4 साल मैं वहां रहा हूं,
कभी नहीं हुआ कि टैक्सी पे चलने पे आपको लगा हो कि उसने किराया ज्यादा तो ये है। केवल वहां के- उद्धव ठाकरे के वहां मराठी कल्चर में, संस्कृति में। मराठी कार्ड को डिफ्यूज करने के लिए फैसला लिया गया। और लेकिन गलत है, गलत है। मैं नहीं मानता हूं कोई जोर जबरदस्ती किसी को भी होनी चाहिए। बेजा हो रहा है ये। सीखे, अच्छा हम लोग इस पर बहस करेंगे ऑटो वाला कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, ये मसला ही नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं सोचा जो आपने सोच लिया। विवाद तो इसलिए है ना, वजह तो यही बताइए। विवाद इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे से कैसे भिड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे बराबरी करना है। वो मराठी राजनीति, मराठी वोट बैंक, भाई हम हिंदी वाले लोग, मराठी बोलने वाले, मराठी हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं। अब वो नहीं कर पा रहे जो पहले नॉर्थ इंडियंस के साथ जो हो रहा था। ये मसला वहां है कि भाई हम मराठी हैं, हमें मैं आपको बताऊं अनपॉपुलर ओपिनियन अगेन, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। दूसरी बात कर रहा हूं, मैं अगर किसी मैं हिंदी ही जानता हूं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूं, समझ लेता हूं एक दो और भाषाएं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कर्नाटका में शिफ्ट हो जाऊं तो मुझे आनी चाहिए ना कन्नड़ा, तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए। इस आग्रह में गलत कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका बिल्कुल नया ठीक बात संकट है। खड़ा हो गया। अब कल राज ठाकरे के पार्टी के अध्यक्ष ने बोल दिया है कि हम अब सारे ऑटो वालों की परीक्षा लेंगे। वही मराठी मैं सीखेंगे वही नहीं, पर वो सब तमाशा है। नहीं क्या होगा? नहीं तमाशा बोलेंगे नहीं है सर, तो या तो पैसा दो या मार खाओ। तमाशा नहीं है। असली प्रॉब्लम वही है। अब मैं ये समस्या कह है रहा हूँ कि कि ये वसूली शुरू होगी आरटीओ भी उनसे। चेक करें। मैं तो इससे सहमत हूँ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ, और ये हिंदी भाषियों की ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी दुनिया भर के लोग, देश के बिल्कुल आनी अलग अलग चाहिए। इलाकों के लोग जानते हैं इसको। आप नाराज हो, खुश हो, लेकिन ये आरटीओ चेक नहीं करेंगे। फिर वो मनसे वाले, फिर उद्धव ठाकरे की सेना वाले, फिर वो सब ड्रामा होगा, वो सब पकड़ लेंगे। और फिर पर हमारे यहाँ से उसको जितने लोग विदेश में जाके बस जाते हैं या नौकरी करने वो भी जाते तो हैं, हाँ। वो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच सब लोग काम लायक सीख जर्मनी लेते आप हैं चले ना। जाइए, जर्मन फर्स्ट सीखते हैं, पहले सब आपको जाते सीखना हैं। पड़ता है, और वो जरूरी भी है ना, उसके बिना तो अपने काम कैसे देश में चलेगा? सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सर लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। आप देखिए 85 में मैं था बॉम्बे में, 85 से 90 तक, तब ये आग्रह बहुत ज्यादा होता था, बड़े आक्रामक तरीके से होता था। तब भी लोग जो मराठी भाषी थे वो भी हिंदी समझ प्रॉब्लम लेते क्या है थे, सर, मैंने और आपने दोनों ने एक शब्द इस्तेमाल किया, आग्रह। ये जब आग्रह किया जाता है ना, सामने वाले को दिक्कत नहीं होती। ये वैसा का वैसा जब सामने वाला आदेश देता है तब प्रॉब्लम तब जो सिखाना है तो सब प्यार से सिखाओ। तमिलनाडु में हिंदी का फिर विरोध समय कर दो, रहे हैं, संसार फिर दो, मैं कह रहा सुविधा हूं, दो। दूसरे से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वहां रह रहा है, वो नहीं सीख पाया, कई बार लोग भाषा नहीं सीख नहीं पाते सीख पाते हैं, सर। लेकिन उनका जो बच्चा है वो फर्राटे से अंग्रेजी मराठी सही। बोल रहा होगा वहां रहते हुए। चलिए सर, एक अंत में वो तो एक वहीं खबर- पढ़ रहा है ना। अब देखिए इस पर सरकार आगे क्या नियम लाती है, कोई और जैसे वो मोहलत देती अच्छा है है कि कि नहीं आपने देती। मराठी कंपलसरी कर दिया एक भाषा का, वो अच्छा निर्णय है। जहां कहो वहां की भाषा compulsory है। पाकिस्तान की एक और खबर ले लेते हैं जल्दी से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का वहां का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी मियाद आज 12 बजे तक की थी दोपहर में, वो खत्म हो गई है। इमरान खान अभी भी जेल में ही है, उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के इस आदेश के खिलाफ जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। हम कल भी इस बात को कर रहे थे कि क्या ये अमेरिका के दबाव में ये काम करना पड़ रहा है, ये मतलब किया जा रहा है, या ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है, दे दिया और अब गली की हड्डी बन गई है। सर अभी तक तो नहीं किया गया शिफ्ट अस्पताल में। नहीं, वो नहीं होगा। वो कोशिश यही करेंगे कि ना किया जाए, अच्छा है ना। ये लगातार उनकी कोशिश हो रही है कि वहां पर कर देंगे तो वो उनकी मुश्किल होगी, और सरकारों के पास ये रास्ते। हम अक्सर मैं ये बात ही कहता हूँ कि हम लोग क्या बिल्कुल वर्बटम लेते हैं, उन्होंने कह दिया तब ये होना ही है। सरकार के पास भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो अलग तरीके से बात करेंगे। वो कहेंगे आप सर सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज दीजिए, हॉस्पिटल वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या जेल में, देख ले। एक टीम बना देते हैं, एक बोर्ड बना देते हैं, हेल्थ बोर्ड बना देते हैं। तमाम तरीके के रास्ते होते हैं ना। हम लोग जैसे बोल दिया उसको समझते अब ऐसा ही होने वाला है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो वहां पर तो सरकार कह देगी ना कि सर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बना दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग नहीं करेंगे शिफ्ट, बाहर नहीं निकालेंगे जेल से इमरान? मुझे नहीं लगता। सर आप बताइए। वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं देना चाहते इमरान को, उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे जो भी कर सकते हैं। और दूसरा विजय जी कह रहे थे ना कि जो कह दिया जाता है जरूरी नहीं वो हो जाए, पाकिस्तान में तो कतई नहीं होता। चलिए देखते हैं इस पर आज क्या आगे खबर डेवलपमेंट होती है। बहुत धन्यवाद सर, राजकुमार जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका।